जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, जो आपकी स्टडी है अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। दोस्तों हम करते हैं साइंस। दोस्तों हमने लास्ट क्लास में जो जीव विज्ञान का चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें कर रहे हैं ह्यूमन डिसीज़। ह्यूमन डिसीज़ से रिलेटेड हमने सबसे पहले मानव रोग कितने प्रकार का होता है उनको बताया था कि वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे संक्रमक, असंक्रमक और आनुवंशिक। उसके बाद संक्रमक रोग कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद हमने जीवाणु से लाभ, जीवाणु कितने शेप के होते हैं, वो उनकी हानियाँ क्या है, उनके नुकसान क्या है। उसके बाद खोज किसने की थी, ये किसने बताया था, कि साइंटिस्ट ने बताया था कि जीवाणु से रोग होता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देखिए। उसके बाद आज करते हैं हम जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से कितने प्रकार के रोग होते हैं, एक एक रोग करेंगे और आप देखना कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बन के आते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एक एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता है तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्लास आप देखिए। दोस्तों आप इस चैनल के माध्यम से मैथ, साइंस, रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीट हर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाई जाएगी और बढ़िया से अच्छा कंटेंट, बढ़िया टॉप 10 का कंटेंट आपको करवाया जाएगा। जितने भी आपके एग्ज़ाम है, किसी भी प्रकार का स्टेट लेवल का या सेंटर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो भी मैथ, साइंस, रीजनिंग के जो भी टॉपिक आते हैं उनको अच्छे से आप इस चैनल के माध्यम से कर सकती हैं, तैयारी कर सकती हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर प्रकार के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें। चलो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम कर रहे हैं मानव रोग में हमने जीवाणु स्टार्ट किया था, जैसे जीवाणु, उसके बाद वायरस करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे प्रोटोजोआ, उसके बाद कृमि, कवक, ऐसे ही सब जितने भी डिसीज हैं, स्कर्मक, असकर्मक, आनुवंशिक, सब टोटली करवाएंगे। और उनमें से कितनी बार एग्ज़ाम, आप पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम उठा के देख लेना, आपका चाहे बेशक क्या हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो या आपका एसएससी या आरआरबी या बैंकिंग, जो भी जिसमें साइंस आती है उसमें देख लेना है कि जो इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है वो बिल्कुल सभी के सभी करवाए हुए मिलेंगे आपको। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो हम कर रहे हैं मानव रोग में हम करेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। किससे? जीवाणु से होने वाले रोग। दोस्तों जीवाणु से होने वाले रोग, देखो हम जीवाणु कर रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान। इसकी खोज किसने की थी? मैंने बताया था एंटोइन वैन होक ने की थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, पहले वो क्लास देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा जीवाणु क्या है। उसके बाद हम इससे रोग करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम जो डिसीज करेंगे, जो रोग करेंगे, वो है टीबी। क्या है? टीबी। तो जो टीबी है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है, जो टीबी है, टीबी की फुल फॉर्म क्या है? तो टीबी की फुल फॉर्म क्या है भाई? ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी की फुल फॉर्म है वो क्या है? ट्यूबरकुलोसिस है। उसके बाद इसके अन्य नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया अन्य नाम, जिसको क्या कहते हैं? तपेदिक। क्या कहते हैं? तपेदिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग। उसके बाद कोच रोग भी बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में तपेदिक और कोच रोग के बारे में पूछा गया भाई, हर एग्जाम में देख लेना, जिसमें भी टीबी से रिलेटेड पूछा है तो मोस्टली क्या है, ये पूछ लेती हैं कि कोच रोग निम्न में से किस बीमारी का रोग है। उसमें दे देंगे वायरस, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं, तो बैक्टीरिया है। या फिर पूछ लेंगे कि निम्न में से बताइए टीबी का अन्य नाम क्या है, उसमें कोच रोग दे देंगे, बाकी आपको कोरोना दे देंगे, रेबीज दे देंगे, HIV दे देंगे, तो उसमें से फिर क्या है? कोच रोग है। तो इसके अन्य नाम क्या है? कोच रोग है, तपेदिक है, क्षय रोग है। अब थोड़ा सा अगर इधर थोड़ा सा ध्यान दे, जो कोच रोग है, ये कोच नाम क्यों पड़ा? तो जो हमारा साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? देखिए, वैसे रॉबर्ट कोच आपको बुक वगैरह में मिलेगा, रॉबर्ट कोच, ये आपको जहाँ से भी पढ़ा होगा रॉबर्ट कोच के नाम से। अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जर्मन के फिजिशियन, क्या
फिजिशियन, जिसको चिकित्सक बोलते हैं, या फिर इसको बैक्टीरियोलॉजिस्ट बोल देते हैं। क्या मतलब ये जो फिजिशियन चिकित्सक और बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरियोलॉजिस्ट, इनके क्या थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, और क्या साथ में क्या थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मन के डॉक्टर थे। इनका नाम क्या था, इनका नाम क्या था भैया, इनका नाम था हेनरी हरमन, नाम लिखिए, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच, ये पूरा नाम है भाई। इसी वजह से जो टीवी का अन्य नाम पड़ा है रॉबर्ट कोच पड़ा है। ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगर मान के चलो थोड़ा हाई लेवल की आप तैयारी करते हैं, जैसे HCS, ये जो हमारे सिविल एग्जाम होती हैं, उसमें क्या बड़ा पूरा नाम ही ऑप्शन में मिले, है ना, ये पूरी डिटेल पूछ ले। तो ये कहाँ के हैं, ये जर्मन के थे। कौन से थे, चिकित्सक थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, और इनका नाम पूरा क्या था, हेनरी हरमन, हेनरी हरमन रॉबर्ट कोच था। क्या था, हेनरी हरमन रॉबर्ट कोच था। इन्होंने 24 मार्च, क्या है, 24 मार्च 1882 में इस टीवी नाम की क्या करी थी, खोज की थी। मतलब टीवी रोग की खोज की थी। और किस जीवाणु से होता है, मतलब टीवी रोग किस जीवाणु से होता है, उसकी खोज की थी भाई। कब की थी, 24 मार्च 1882 में। अगर 24 मार्च 1882 में खोज की थी, इसलिए 24 मार्च को टीवी दिवस मनाया जाता है, टीवी दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया भाई। साथ के साथ जीएस भी आपकी कंप्लीट होती जाएगी, है ना। तो पूछ लेते हैं टीवी दिवस कब मनाया जाता है, तो टीवी दिवस 24 मार्च मनाया जाता है। अगर घुमा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे टीवी 24 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो याद रखिए इस दिन 24 मार्च 1882 को हेनरी, जो हमारे रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, उन्होंने क्या की थी कि टीवी जिस जीवाणु की खोज की थी, भी इस जीवाणु से टीवी क्या है, रोग होता है, तपेदिक रोग होता है। तो ये 24 मार्च को टीवी दिवस इसके रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें कौन सा जीवाणु, अगर बात करें कौन सा जीवाणु, तो जीवाणु की बात करें तो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, भाई ये जीवाणु है दोस्तों। इस जीवाणु की खोज की थी हेनरी, हमारे जो हरमन रॉबर्ट को साइंटिस्ट हैं, 24 मार्च को इन्होंने पता लगाया था कि माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का क्या है, बैक्टीरिया है, जो क्या है, टीबी रोग पैदा करता है। क्या करता है, टीबी रोग पैदा करता है दोस्तों। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। कैसे क्वेश्चन आता है, बताइए कि निम्न में से टीबी रोग या तपेदिक रोग या क्षय रोग फैलाने वाला कौन सा जीवाणु है, वायरस है या प्रोटोजोआ, तो जीवाणु है। अगर पूछे कौन सा है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये याद रखिए, बहुत बड़ी आपका बहुत ऐसे एग्जाम है जिनमें डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें तो इस रोग से कौन सा प्रभावित अंग होता है। अगर प्रभावित अंग की बात करें, प्रभावित अंग कौन सा होता है, लंग्स। कौन सा होता है, लंग्स, जिसको क्या बोलते हैं, फेफड़े। क्या बोलते हैं, फेफड़े। लंग्स पे क्या है, इफेक्ट है, इसमें बलगम वगैरह होगा, पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसका प्रभावित अंग, तो टीबी के बारे में पूछ लेते हैं कि टीबी रोग है, इसमें जो प्रभावित अंग होगा, कौन सा अंग होगा, फेफड़े होगा। उसमें बहुत सारे दे देंगे, इंस्टाटाइन दे देंगे, आंखें दे देंगे, और आपकी कोई अलग और डिसीज दे देंगे, लीवर दे देंगे, उसमें से एक दे देंगे लंग्स। तो वो क्या आपका लंग्स है, जिसको बोलते हैं फेफड़े। तो प्रभावित अंग क्या होगा, फेफड़े होंगे। तो प्रभावित अंग क्या है, फेफड़े है दोस्तों। उसके बाद प्रभावित अंग के बाद लक्षण में क्या होगा, लक्षण में तो फेफड़े में क्या होगी, बलगम जमेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है ना, तो फेफड़े की वजह से। उसके बाद अगर थोड़ा सा और बात करें
माध्यम क्या है इसका, माध्यम की बात करें, माध्यम किस माध्यम से फैलता है। अब देखो संक्रामक रोग कर रहे हैं, संक्रामक रोग में हम क्या कर रहे हैं, जीवाणु बैक्टीरिया रोग, बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी डिसीज हैं तो उसमें हम बैक्टीरिया जो कर रहे हैं वो संक्रामक रोग से रिलेटेड है। संक्रामक रोग जिसको संचारी रोग बोल देते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज या फिर इन्फेक्टेड डिसीज बोल देते हैं, वो मैंने बताया था पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में, कि ऐसे रोग जो एक दूसरे व्यक्ति से फैलते हैं। मतलब ये क्या है, इसका माध्यम क्या होगा, हवा होगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि टीबी रोग टीबी रोग का फैलने का माध्यम क्या है, तो वो हवा है। क्या है उसमें ऑप्शन में मिलेगा आपको, पानी भी मिलेगा या अन्य कोई कपड़ा भी मिलेगा या कुछ और भी दे देंगे और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा हवा। तो इसका मतलब क्या है, हवा है। अब देखिए ये फैलता कैसे है, जब दो व्यक्ति हैं भाई, एक व्यक्ति क्या है, ठीक है, अब ये दो व्यक्ति हैं, अब ये दो व्यक्ति बिल्कुल आमने सामने क्या बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्कस करने से एक व्यक्ति क्या करता है, छींकता है या खांसता है या ऊंची आवाज़ में तेज़ी से क्या करता है, बातें करता है। और ये स्वस्थ है, ये क्या है, टीबी रोग से क्या है, ग्रस्त है, इसको टीबी रोग है। और ये क्या स्वस्थ है। जैसे मान के चलो ये क्या है, खांस रहा है या छींक रहा है या सांस से लंबी सांस से ले रहा है या ऊंची आवाज़ से बात कर रहा है, तो सांस के जरिए इससे से जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएंगे, वायुमंडल में आ जाएंगे, हवा में आ जाएंगे। और ये साथ के साथ क्या कर रहा है, सांस से ले भी रहा है। तो ऐसे ये सांस वातावरण में से लेगा तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर से क्या है, बैक्टीरिया आ चुके हैं, तो ये बैक्टीरिया इसके अंदर चले जाएंगे और इससे ये भी क्या हो जाएगा, इस रोग से ग्रस्त हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, इसको टीबी रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीबी रोग हो जाएगा भाई। उसके बाद टीबी रोग होगा, टीबी रोग होने के बाद तो उसकी बात आती है उपचार। उपचार से पहले क्या करेंगे, डॉक्टर चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के लिए एक नाम है मेंटोक्स, जिसको ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, जांच मतलब चेकअप होगा। चेकअप करने के लिए जांच की, जांच में क्या है, एक होता है जिसको मेंटोक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटोक्स। क्या बोलते हैं, मेंटोक्स। इसको और भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, टीएसटी। क्या बोल देते हैं, टीएसटी। याद रखिए, जांच, टीबी रोग की जांच की जा सकती है, निम्न में से बताए तो मेंटोक्स भी आ सकता है और टीएसटी भी आ सकता है। मेंटोक्स और टीएसटी क्या है, टेस्ट है ट्यूबरकुलिन, इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। जो ट्यूबरकुलिन है ये एक क्या है, तरल पदार्थ है। क्या है, द्रव है भाई। क्या है, एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ है, इसलिए टीएसटी। टीएसटी का मतलब क्या है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। स्किन पे टेस्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, ये टेस्ट कैसे होता है। जो भी व्यक्ति को ये डाउट है कि भी इसको क्या, मेरे को टीबी होगी, टीबी में लक्षण क्या दिखाएंगे इसको, जो उसके फेफड़े हैं, चेस्ट है, फेफड़े उसमें क्या होगी, दिक्कत होगी, खांसी होगी, बलगमी होगी, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उसका क्या है, स्वास्थ्य केंद्र या जो हमारी लेबोरेटरी है उसमें टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के लिए देखो जो स्वास्थ्य केंद्र हुआ, अगर जो व्यक्ति संक्रमण है, मान के चलो उसकी क्या है, ये बाजू है भाई। क्या है, बाजू है, ठीक है, ये बाजू है। तो वो क्या करेंगे, जो ट्यूबरकुलिन लिक्विड है ये किसी एक सीरिंज में बिल्कुल छोटी सी सीरिंज होगी, उस सीरिंज के अंदर कुछ मात्रा, कुछ ml क्या करेंगे, इसकी बाजू है, जो मान के चलो संक्रमित व्यक्ति है जो जिसकी जांच करनी है, उसकी बाजू के अंदर क्या, ये ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन लगाया जाएगा। और लगाने के बाद पेन या मार्कर के साथ इसको क्या कर दिया जाएगा, सर्कल बना दिया जाएगा। जैसे ये बाजू है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंजेक्शन लगा देंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद उसको मार्क कर देंगे मार्कर के साथ, और लगभग 24 आवर तक, 24 या 48 आवर तक इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आफ्टर 24 आवर, 48 आवर के बाद अगर इसमें रेडनेस आ जाती है, क्या आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, या किसी प्रकार का और साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है,
टीबी पॉजिटिव है। क्या है? टीबी पॉजिटिव है भाई। ध्यान रखिए कौन सा टेस्ट है ये? मेंटोक्स है, जिसका नाम टीएसटी है। टीएसटी ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट है। स्किन टेस्ट कैसे इसका जांच कैसे होती है? ऐसी होती है, अगर उसमें क्या रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, कोई अलग प्रकार से कोई उभार आएगा, सुजोय मिलेगा, कोई साइड इफेक्ट मिलेगा, उसकी वजह से उसको क्या होगा? टीबी रोग होगा। क्या होगा? टीबी रोग होगा। उस टीबी रोग होगा तो उसके बाद इसका उपचार किया जाएगा। अब पॉजिटिव हो गया तो उसकी क्या चलेंगे? ट्रीटमेंट चलेगा। तो जो स्वास्थ्य केंद्र है हमारे, या जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, स्वास्थ्य केंद्र में इसका इलाज होगा, इसका उपचार होगा। अगर बात करें उपचार की दोस्तों, तो उपचार की बात करें हम, उपचार में क्या करेंगे? इसको बीसीजी का टिक्का। कौन सा? बीसीजी का टिक्का। बीसीजी का टिक्का मीन्स इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये कहाँ लगता है? ये शोल्डर, कंधे पे लगता है भाई। कहाँ लगता है? कंधे पे लगता है। कहाँ? कंधे पे, यहाँ पे लगाया जाता है। और जो इंजेक्शन, जैसे कोई न्यू बेबी होता है, जिसका जन्म होता है बेबी का, उसके तुरंत बाद में इंजेक्शन लगते हैं। और कितने टाइप के इंजेक्शन लगते हैं? जैसे पहले ट्रिपलेट इंजेक्शन लगते थे, अब पेंटावेलेंट है, उसमें एक कोरोना का इंजेक्शन भी ऐड हो गया, हेपेटाइट के भी इंजेक्शन हो गए। बहुत सारे इंजेक्शन हैं जो कंधे पे भी लगते हैं, और हमारी जो टांगे होती हैं वहाँ पे भी लगाए जाते हैं। तो इन इंजेक्शनों के बारे में अलग से हम बातें करेंगे। 15-20 मिनट की क्लास लगाई जाएगी, उसमें अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो ध्यान रखना, जो बीसीजी का टिक्का है वो कहाँ पे लगाया जाता है? कंधे पे लगाया जाता है। अगर बात करें बीसीजी इंजेक्शन की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस। क्या है? बैसिलस कालमेट गोरिन। क्या है? कालमेट गोरिन। बैसिलस कालमेट गोरिन। बैसिलस कालमेट गोरिन इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। क्या है? फुल फॉर्म है। ये इंजेक्शन है जो स्पेशल क्या है? टीबी रोग के लिए बनाया गया है। क्या है? टीबी रोग के लिए बनाया गया दोस्तों। तो अब बात करते हैं, ये इंजेक्शन कब बनाया गया था? ये 1908 ईस्वी में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1908 ईस्वी में बनाया गया था। अगर बात करें इंजेक्शन पहली बार यूज किया गया, 1921 ईस्वी में प्रथम प्रयोग किया गया, पहली बार प्रयोग किया गया दोस्तों। अगर बात करें इंजेक्शन कब बनाया गया? 1908 में बनाया गया था, और उसका पहली बार प्रयोग किया गया तो 1921 में प्रयोग किया गया था। जो संक्रमण जिस व्यक्ति को रोग है, उस व्यक्ति को लगाया गया था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहली बार इंजेक्शन लगाया गया टीबी वाला, कौन सा था? वो बीसीजी का टिक्का। तो वो क्या है? 1901 की। अगर पूछ लेते बीसीजी का इंजेक्शन, जो ये बीसीजी का जो टिक्का है, इंजेक्शन है, वो कब बनाया गया? तो 1908 में। और कब लगाया गया? तो 1921 में। बहुत बड़ी एग्जाम में क्या है? ये इंजेक्शन नाम का क्वेश्चन आया होगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद उपचार में क्या है? ये अगर बात करें तो इसकी खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? इस बीसीजी की खोजकर्ता कौन थे? तो एक इनके साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे दोस्तों। 3 साइंटिस्ट का नाम क्या है? लिखिए सबसे पहले। एक साइंटिस्ट था अल्बर्ट कालमेट। सेकंड नाम क्या था? कैमिले गोरिन। और तीसरा नाम था जूल्स बोर्डेट, ल्यूब डिजास्टर। डिजास्टर। ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट थे दोस्तों। इन्होंने क्या की थी? बीसीजी इंजेक्शन की क्या की थी? खोज की थी दोस्तों। क्या की थी? खोज की थी। ये 3 साइंटिस्ट हैं। तो पूछ लेते हैं एग्जाम में, बीसीजी के इंजेक्शन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। या तो तीनों नाम दे देंगे,
बाकी दे देंगे इनमें से कोई नहीं है, ऑल दी अबव, ठीक है। या एक नाम दे देंगे बाकी और साइंटिस्ट के नाम दे देंगे। तो याद रखना कौन कौन से थे, अल्बर्ट कालमेट, कैमिले गोरिन और ल्यूबेक डिजास्टर या ल्यूब डिजास्टर भी बोल देते हैं, या फिर ल्यूबेक डिजास्टर, ये बड़ा नाम भाई, ल्यूबेक डिजास्टर। ये 3 नाम है साइंटिस्ट की, इन्होंने क्या की थी, बीसीजी इंजेक्शन की क्या की थी, खोज की थी। एक इसका अलग से उपचार हो रहा है दोस्तों, वो उपचार क्या है, खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज किसने की थी, वो थे हमारे रॉबर्ट कोच, हेनरी हरमन रॉबर्ट कोच, ठीक है दोस्तों। और इंजेक्शन जो ये इसका जो इंजेक्शन बनाया गया था, जो वैक्सीन है ये वैक्सीन बनाई गई थी, ठीक है, इन्होंने बनाई थी 3 साइंटिस्ट ने। उसके बाद एक होता है इसका उपचार अलग से, डोट्स बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, डोट्स, मतलब पक्के इलाज का पक्का वादा। पहले आपने देखा होगा टीवी में भी अमिताभ बच्चन जिसकी ऐड करते थे, पक्का इलाज का पक्का वादा। इसमें क्या है, 6th मंथ का क्या होता है, कोर्स होता है दोस्तों, क्या होता है, 6th मंथ का कोर्स होता है, 6th मंथ का कोर्स। इसमें टैबलेट होंगी जो आपको स्वास्थ्य केंद्र से मिलेंगी, जो टैबलेट होंगी वो 6th मंथ, आप जो भी टीबी से रोग से ग्रस्त व्यक्ति है उसको ये 6 महीने क्या है, ये टैबलेट खानी पड़ेंगी। और टैबलेट खाने का बिल्कुल रूल है, नियम है, इसलिए कहते हैं इसको पक्के इलाज का पक्का वादा। वो नियम क्या है, आपको कंटिन्यू 6 महीने खानी पड़ेंगी। अगर मान के चलो आपने इसको बीच में छोड़ दिया, 5 महीने का आगे 6ठे महीने छोड़ दिया, तो आप उस रोग से मुक्त नहीं होंगे, आपको फिर वो दोबारा रोग पैदा हो जाएगा, बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे फिर वो पूरा रूप ले लेगा। तो फिर दोबारा फिर आपने क्या करना पड़ेगा, इसका कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों 6th मंथ का मतलब पक्का इलाज का पक्का वादा करना है, तो आपने 6 महीने गोलियां ही खानी है, जो टैबलेट है, जो मेडिसिन है। अगर आपने 5 महीने और 20 दिन खाए, अगले 10 दिन भी नहीं खाए ना, तब भी क्या आपके रोग होने के चांस हैं, आप इस रोग से मुक्त नहीं है, चांसेस है कि दोबारा हो सकता है। इसलिए आपको 6 महीने क्या है, ये कोर्स करना पड़ता है टैबलेट का, मेडिसिन का, इसलिए इसका नाम है डोट्स, पक्के इलाज का पक्का वादा। दोस्तों अब बात करते हैं, थोड़ी सी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम में क्या पूछ लेते हैं, जो हमारे रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट थे, क्या थे, रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट थे, उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1905 में। जो हमारे रॉबर्ट कोच थे, नाम क्या था उनका, नाम था हेनरी हरमन रॉबर्ट कोच, हेनरी हरमन रॉबर्ट कोच। इन्होंने 1905 में इसी टीबी की जो खोज की थी, रोग की, जीवाणु की खोज की थी, उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था भाई, नोबेल प्राइज़ मिला था दोस्तों, नोबेल प्राइज़ मिला था। याद रखिए, बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, टीबी की जो खोज की थी उनमें से किस साइंटिस्ट ने की थी, ये पूछ लेते हैं। इनमें से बताइए, निम्न में से जीव विज्ञान के अंदर या जो बैक्टीरिया से रिलेटेड किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, या डायरेक्ट पूछ लेंगे किन में से नोबेल पुरस्कार दिए थे, इनका नाम आ जाएगा और कब दिया गया, 1905 में दी गई है, तो नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। उसके बाद दोस्तों इसको 2 पुरस्कार अलग से और मिले हैं, जैसे जर्मन में एक मिला है 1906 में, 1906 में क्या मिला है, पोर ले मेरिट, ये भी पुरस्कार 1906 में मिला है। कौन सा, पोरले मेरिट का 1906 में इसको क्या है, हेनरी जो हमारे हरमन रॉबर्ट को साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नोबेल पुरस्कार के बाद 1906 में लगातार 1905 के बाद नोबेल पुरस्कार और 6 में क्या मिला, पोरले मेरिट नाम का भी पुरस्कार इसको क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। उसके बाद फॉर मेमरेस नाम का भी एक पुरस्कार था, जो 1897 में इस साइंटिस्ट ने मिला था। 1897 भी याद रखिए, ये इतनी बार ये पूछा गया, ये दोनों पूछा नहीं गया, बट क्या बार पूछ ले, तो जब हम ये कर रहे हैं तो साथ में पुरस्कार भी कर लेते हैं। तो 1897 में फॉर मेमरेस
ये भी जर्मन का कोई पुरस्कार है, फॉर मेमरस नाम का पुरस्कार है, जो 1897 में इस साइंटिस्ट को दिया गया है। ये हमारा टीबी रोग है दोस्तों। इस टीबी रोग में जितना भी करवा है, इससे कभी भी एग्जाम देख लेना, इन फ्यूचर भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डिसीज की, प्लेग रोग। कौन सा रोग? प्लेग रोग दोस्तों। कौन सा? प्लेग रोग। तो सबसे पहले प्लेग रोग, प्लेग की स्पेलिंग ये PLAGUE, प्लेग रोग, प्लेग डिसीज। तो दोस्तों सबसे पहले जो प्लेग रोग है 14वीं शताब्दी में इसको महामारी के नाम से जाना गया था भाई, महामारी। मतलब अब जैसे कोरोना भी क्या दिया, मैं पीछे जो एक डिसीज आई थी, संक्रमण का रोग आया था, वो भी क्या था? संक्रामक रोग था। कोमल की डिसीज मतलब एक दूसरे को बहुत तेज़ी से फैलता था, तो वो भी क्या महामारी के रूप में फैला गया था, माना गया था। इसी प्रकार सबसे पहले जो महामारी मानी गई थी, महामारी किस रोग को? प्लेग रोग को दोस्तों। किसको? प्लेग रोग को। तो इस प्लेग रोग, अब ये प्लेग रोग है, ये 14वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी, ये रोग देखने को मिला था। बट इसकी खोज कब की थी प्लेग रोग की? ये हांगकांग के साइंटिस्ट थे। कौन से थे? हांगकांग के साइंटिस्ट थे, हांगकांग के, जिसका कीटो साटो और यासिन नाम। क्या? हांगकांग के खोज करने वाले। प्लेग रोग की खोज भी, प्लेग रोग किसी जीवाणु से होता है, उसकी खोज किसने की थी? हांगकांग के साइंटिस्ट थे। किसके? हांगकांग के साइंटिस्ट थे। एक तो नाम था शीटो काटो और दूसरा था यासिन। क्या था? यासिन। शीटो काटो और यासिन नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि इस जीवाणु से, मतलब इस जीवाणु में उस जीवाणु की खोज करी थी, और इस जीवाणु से क्या है? प्लेग रोग होता है। क्या होता है? प्लेग रोग होता है। और कब खोज की थी दोस्तों? 1894 में की थी। कब की थी? 1894 में की थी। याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों। और आपका एक ये डाउट भी, मैं ये भी डाउट क्लियर करूंगा। सभी ये जानते हैं कि प्लेग रोग होता है चूहे के काटने से होता है। देखिए मैं आगे बताऊंगा, वो चूहे के काटने से नहीं होता दोस्तों। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं। तो जो प्लेग रोग है उसकी खोज हांगकांग के 1894 में की गई थी। पर ये रोग उभर के देश में, विदेश में, पूरा हमारा जो वर्ल्ड है उसमें उभर के कब आया था? लगभग ये 1500 लेके 1720 ईस्वी में उभर कर आया था। ये रोग उभर आया था, ये रोग उभर आया था भाई। और उसके बाद ये तो देश में आया था, पर भारत की बात करें तो भारत में कब आया था? क्या नाम है, 1898 से लेके 1918 तक, 1898 से लेके 1918 तक ये भारत में आ चुका था दोस्तों। बहुत तेज़ी से भारत में आया था। तो देखो, अगर बात करें 14वीं शताब्दी में ये रोग, उसकी खोज 1894 में किसने की? हांगकांग के शीटो काटो और यासिन ने की। उसके बाद ये रोग उभर कर कब आया? ज़्यादातर 1500 लेके 1720 में। उसके बाद भारत में पूछे, भारत में ये रोग कब आया प्लेग? तो ये प्लेग रोग कब आया? 1898 से 1918 में। और एक बात और नोट करो, एक नोट ये करना है कि आज भी ये कुछ देशों में रोग देखने को मिलता है। कुछ देशों में आज भी ये रोग देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात करें हम, तो इस प्लेग रोग को क्या बोलते हैं? एक अन्य नाम। तो इसकी बात करें, अन्य नाम क्या है? अन्य नाम की बात करें, काली मौत। क्या है? काली मौत। काली मौत क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक इसको बोल देते हैं ताउन, और इसको बोलते हैं एक पेस्ट। ये इसके अन्य नाम है। पर जो काली मौत बताई है मैंने, इसका अन्य नाम, ये काली मौत बहुत बड़े एग्जाम में आया है। निम्न में से बताइए प्लेग का अन्य नाम क्या है? तो काली मौत है। और आज के टाइम में क्या हो रहा है, इन फ्यूचर ये भी पूछ ले, ताउन और पेस्ट।
है ना। तो साथ साथ ये हम अन्य नाम भी, अन्य नाम तो हर एग्जाम में कई बार जो भी क्वेश्चन आता है अन्य नाम से रिलेटेड पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं जीवाणु, पर हम डिटेल में करें क्या बताए एग्जामिनर टाइम टू टाइम समय के अनुसार, बदलाव के अनुसार क्या है कि थोड़ा सा अपग्रेड होने लग रहा है हमारा जो भी सिलेबस रिलेटेड जो एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ लेवल का आने लग गए हैं, तो इस टाइप से क्या बड़ा एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले। तो हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ने की और पढ़ाने की, ठीक है। तो उसके बाद अन्य नाम काली मौत और ताउन और पेस्ट। दोस्तों अब इसकी बात करें तो प्लेग रोग में किससे होता है, जो जीवाणु है। अब ये आपका डाउट क्लियर होगा दोस्तों, डाउट क्या क्लियर होगा कि जीवाणु है जो मतलब ये रोग फैलता है, किससे फैलता है, माध्यम की बात करें तो चूहा है, बिल्कुल है चूहा। अगर क्वेश्चन में आए प्लेग रोग फैलाने का माध्यम क्या है तो चूहा है, मोस्टली चूहे का ही नाम आता है, ठीक है। पर चूहे के काटने से ये रोग नहीं होता दोस्तों। तो किसके काटने से होता है, देखिए जो हमारा माउस होता है, क्या होता है, जो ये हमारा माउस है, ये हमारा माउस है, ठीक है। और ये जो माउस है थोड़ा देखो, इसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। अब ये चूहा देखो मोस्टली सभी के घरों में होता है। जैसे पहले 14वीं शताब्दी में क्या था, इतना कोई भी इसका बचाव का मतलब उपचार नहीं थे, तो ये चूहे सभी के घरों में होते थे। तो ये चूहा क्या कहीं भी आ सकता था। हमारे जो चारपाई होती है, बेड होते हैं, या हमारे जो बैठने के स्थान होते हैं, वहाँ पे क्या आसानी से फिरेगा, घूमेगा, चलेगा, फिरेगा। इससे जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव क्या थे, सभी जगह क्या करने लगते थे, इधर उधर फैल जाते थे, ठीक है। पर इन सूक्ष्म जीव को क्या बोला जाता है, आम भाषा में बोल देते हैं पिस्सू। क्या बोल देते हैं, पिस्सू। पर इसको क्या बोल देते हैं, जिनोक्सेल्ला। याद रखिए, जिनोक्सेल्ला कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जिनोक्सेल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनोक्सेल्ला पाइशुवेला। जिनोक्सेल्ला भी होता है और पाइशुवेला भी होता है। ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो चूहे के ऊपर मिलते हैं, जिसको हम पिस्सू बोलते हैं। पिस्सू क्या है, बहुत सारे जानवर होते हैं, कुत्ता होते हैं, लोमड़ी होते हैं, बंदर होते हैं, वो सभी पे क्या है, इस टाइप के क्या होते हैं, पिस्सू होते हैं। पर जो पाइशुवेला और जिनोक्सेल्ला होते हैं वो किस पे पाए जाते हैं, चूहे पे पाए जाते हैं। तो देखो माध्यम तो चूहा है, पर चूहे के काटने से कभी भी प्लेग रोग नहीं होता। रोग किससे होता है, जो चूहे के ऊपर सूक्ष्म जीव होते हैं, चूहे के ऊपर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके ऊपर जिनोक्सेल्ला पाइशुवेला होता है। मान के चलो ये क्या है, एक सूक्ष्म जीव है भाई। क्या है, सूक्ष्म जीव है, छोटा सा माइक्रो जीव है बिल्कुल। ये जो मतलब डायरेक्ट आंखों द्वारा मतलब बहुत छोटा होता है, देख भी सकते हैं, और इससे छोटे भी होते हैं। अब देखो ये जीव है ना, इसकी जो सलाइवा होती है, क्या होती है, सलाइवा होती है, जिसको क्या बोलते हैं, लार। जो लार होती है, इसकी मुंह की लार होती है, मुंह के अंदर क्या है, लार, माउथ में लार होती है, जिसको सलाइवा कहते हैं। और सलाइवा तो देखिए, अब जैसे ये घर में घूम रहा है, कहीं चल रहा है, बेड पे भी आ गया, चारपाई भी आ गया, जहाँ भी बैठने का स्थान है, लेटने का स्थान है, सोने का स्थान है, वहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, जो व्यक्ति है उसके ऊपर आ जाएगा। मान के चलो हमारी बॉडी पे आ गया ये, तो बॉडी पे आएगा तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं बॉडी, जैसे कोई बॉडी है हमारी ये, ठीक है, कोई बॉडी का पार्ट है, ये बाएं है, बाजू है, टांग है, कहीं भी क्या है, ये यहाँ पे सूक्ष्म जीव आ चुका है, ठीक है। अब सूक्ष्म जीव आएगा तो ये क्या करेगा, बॉडी को कहीं ना कहीं करेगा, काटेगा, कट करेगा, ठीक है। ये छोटा छोटा कृंतक है। कृंतक का मतलब क्या होता है, काटना। तो पिस्सू, इनके काटने से, जिनोक्सेल्ला या पिस्सू या पाइशुवेला, इसको पिस्सू बोल देते हैं, इनको कृंतक बोल देते हैं। कृंतक मतलब काटना, कृंतक।
काटना, ठीक है। तो ये जैसे काटेगा, काटने से जैसे ये काटेगा, अगर ये बॉडी पे काटेगा, काटने से क्या करेगा, वहाँ पे कट होगा, कट के साथ इसकी मुंह से क्या लार भी निकलेगी। जैसे ही लार निकलेगी तो लार के साथ क्या है, उस लार के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है। उस जीवाणु से होता है, उसका नाम क्या है, येरसिनिया। याद रखिए भाई, ये जीवाणु है दोस्तों। कौन सा? चूहे के काटने से नहीं होता, चूहे के ऊपर जिनोक्सुवेला पाइसुवेला पाया जाता है, उसकी मुंह की लार के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, येरसिनिया, जिसको इंग्लिश में येरसिनिया बोल देते हैं दोस्तों। ये एक जीवाणु है। क्या है ये? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। याद रखिए, इस जीवाणु के काटने से क्या होता है, अब जैसे बॉडी पे कट किया, कट से लार निकलेगी, लार के साथ साथ क्या है, ये जीवाणु होते हैं उसकी लार के अंदर, वो जहाँ से कट किया है उस कट से क्या बॉडी के अंदर चले जाएंगे भाई। क्या है? उस कट के जरिए बॉडी पे कट कर दिया, अब वो जो हमारा कट किया है उस कट में लार भी जाएगी, लार के साथ साथ क्या है, ये जो बैक्टीरिया है ये भी बॉडी के अंदर चला जाएगा। जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रोग प्लेग रोग से लगभग 5, 10 या 20 दिन बाद उसमें ये रोग पॉजिटिव हो जाएगा। उस रोग से क्या है, व्यक्ति संक्रमण हो जाएगा, ग्रस्त हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, चूहे के काटने से नहीं होता, ये डाउट क्लियर कीजिएगा। किसके काटने से होता है? जो कृंतकवेला पाइसुवेला जिनोक्सुवेला कृंतक जो जीव होती हैं, जिसको पिस्सू बोल देते हैं, उनकी मुंह की लार के अंदर एक क्या होता है, येरसिनिया नाम का जीवाणु पाया जाता है। काटेगा कौन? पाइसुवेला जिनोक्सुवेला। उसकी लार से जाएगा जीवाणु। क्या जीवाणु तो नहीं काट रहा, जीवाणु तो बॉडी के अंदर जाएगा, तब जाके क्या करेगा, रोग पैदा करेगा। ये डाउट क्लियर करना आपने। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये भी मिलेगा एग्जाम में, पूछ लेगा कि निम्न में से बताओ प्लेग रोग किस कारण होता है, चूहे के काटने से या जिनोक्सुवेला के काटने से या येरसिनिया काटने से या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर काटने की बात करें तो ये, अगर पूछे माध्यम क्या है तो चूहा, माउस। अगर पूछे रोग किससे फैलता है तो येरसिनिया। देखो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करते हैं हम इसके बाद कि इसका उपचार क्या है, इसका उपचार की बात करें दोस्तों, उपचार से पहले कि लक्षण क्या दिखाई देंगे, इसके लक्षण में क्या है, जो हमारी चमड़ी होगी दोस्तों, लक्षण या प्रभावित अंग की बात करें, किसकी? प्रभावित अंग की। लक्षण, चमड़ी है जो हमारी स्किन है, क्या है, चमड़ी या स्किन हमारी, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल क्या हो जाएगी, चमड़ी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और क्या हो जाएंगे, गड्ढे बनेंगे, गड्ढे बन जाएंगे। और साथ साथ में क्या है, जो मेन है इसमें, लसिका ग्रंथि, लसिका ग्रंथि, जिसको लिम्फ नोड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड। लसिका ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? लसिका ग्रंथि, जिसको लिम्फ नोड बोल देते हैं। ये इसमें क्या है, जो हमारी ये लसिका ग्रंथि लिम्फ नोड होती है, ये हमारा क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली का ये कार्य है। जो लसिका ग्रंथि होती है, ये तरल पदार्थ होता है। इसी तरल पदार्थ के अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली होती हैं, उनमें से जिसको बोल देते हैं लिम्फोसाइट या मोनोसाइट ना, जिसको WBC बोल देते हैं। WBC के भी साइंस में आपको अलग से पार्ट बताए जाएंगे। WBC, RBC, इसको बोल देते हैं वाइट ब्लड सेल। क्या बोल देते हैं? वाइट ब्लड सेल। या फिर इसको बोल देते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोल देते हैं? कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये क्या होती हैं, इस लसिका ग्रंथि में पाए जाते हैं, लिम्फ नोड। ठीक है, यही क्या कर देती हैं, जितनी भी हमारी डिसीज होती हैं, छोटी मोटी बड़ी, उनसे लड़ने की क्या कर देती हैं, प्रतिरक्षा करती हैं। हमारी क्या करती हैं, ये रक्षा करती हैं, हर रोगों से बचाती हैं। कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्या, हमें मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ये डायरेक्ट उनसे क्या कर लेती हैं, लड़ लेती हैं। सीधी सी बात है, ये हमारे क्या करते हैं, जिसे बॉर्डर पे और जो हमारे फौजी हैं वो बॉर्डर पे क्या करती हैं,
आतंकवादियों से हमें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार जो WBC हैं, उसके WBC के अंदर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, अनेक बीमारियों से बचाते हैं दोस्तों। तो लिम्फो सुनाए। अब लसिका ग्रंथि है, जो लिम्फ नोड है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये गर्दन में। कहाँ पाए जाते हैं, गर्दन में पाए जाते हैं, चेस्ट, छाती में पाए जाते हैं, चेस्ट, और पेट के नीचे हिस्से में, जो हमारा पेट है, पेट के नीचे हिस्से में, यहाँ पे कमर, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, थोड़ी झांग से ऊपर, वहाँ पे क्या है, ये पाए जाती हैं। कमर में भी पाए जाते हैं, चेस्ट में भी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये लिम्फ नोड है, जो लसिका ग्रंथि है, ये कहाँ पाई जाती है, गर्दन में, चेस्ट में, कमर में, और जो पेट का निचला हिस्सा है, जांघ से ऊपर, वहाँ पे क्या है, ये हमारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है, और जिसको लिम्फ नोड बोलते हैं। इसकी शेप की बात करें तो शेप की बात करें, ये बीन शेप होती है, जो सोयाबीन होती है ना, जिसको बीन बोलते हैं, ठीक है ना, बीन, इसकी शेप बीन जैसी होती है। कैसी होती है, बीन जैसी होती है दोस्तों, ठीक है। एक तो इसका क्या है, जो प्रभावित अंग है, लसिका ग्रंथि है। कौन सा है, लसिका ग्रंथि है। दूसरा क्या है, शरीर का गलना है। तीसरा क्या है, अगर थोड़ी लक्षण की बात करें, लक्षण देखो, ये तो क्या है, इसका प्रभावित अंग है, लिम्फ नोड, या फिर रक्त में भी क्या है, लक्षण की बात करेंगे। लक्षण में ये तो हमारा प्रभावित अंग था, लक्षण में क्या होगा, चमड़ी पे असर दिखेगा, चमड़ी खराब होगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, जैसे बुढ़ापे में ख़राब होते इस टाइप की, बिल्कुल झिरियाँ सी पड़ना शुरू हो जाएंगी, सूखापन हो जाएगा, उससे बिल्कुल बद्दी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, मतलब बिल्कुल इसको काली मौत बोला ना मैंने, क्यों बोला है कि मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि भी मतलब इसको जो कुछ, इसको खाने पीने को कुछ मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से मारेगा ये, इसलिए इसको बोल देते हैं काली मौत, इसलिए नाम रखा है इसका काली मौत, ठीक है। चमड़ी खराब होगी, चमड़े के बाद लिम्फ नोड, लसिका ग्रंथि आपकी क्या है, बिल्कुल डेड कर देगी, ख़त्म कर देगी। उसके बाद रक्त प्रवाह है, उसमें क्या हो जाएगा, रक्त प्रवाह में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। किसका, रक्त प्रवाह में भी क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा दोस्तों, रक्त प्रवाह में क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। और निमोनिया और बुखार, देखो बुखार है तो निमोनिया की शिकायत होगी, ठीक है, तो मतलब निमोनिया और बुखार, लक्षण की बात कर रही है तो निमोनिया भी होगा, क्या होगा, निमोनिया, और साथ में क्या है, बुखार। दोस्तों ये क्या है, लक्षण है इसके, क्या है, लक्षण है। उसके बात करें, इस प्लेग के अन्य मुख्य तीन टाइप हैं। प्लेग रोग है, अब ये प्लेग रोग भी क्या है, इसके 3 टाइप हैं। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं दोस्तों, 3 टाइप देखिए। सबसे पहले तो बुबोनिक टाइप, अगर इसके मुख्य भाग देखें, मुख्य प्रकार इस प्लेग रोग के, किसके, प्लेग रोग कर रहे हैं, तो प्लेग रोग के सबसे पहले 1, 2, 3 नाम है, जिसको एक तो बोलते हैं बुबोनिक, क्या बोलते हैं, बुबोनिक। ये रोग ऐसा है भाई, ये बुबोनिक नाम का जो रोग होगा, बुबोनिक जो प्लेग होगा, बुबोनिक प्लेग, बुबोनिक प्लेग, बुबोनिक प्लेग क्या करेगा, ये लसिका ग्रंथि को ख़त्म करेगा। इसका काम क्या है, लसिका ग्रंथि है जो हमारे, जिसको लिम्फ नोड बोलते हैं, इसको ख़त्म करेगा, क्या करेगा, इसको ख़त्म करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है न्यूमोनिक, दूसरा क्या है, न्यूमोनिक। ये बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आया है दोस्तों, हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछ लेते हैं, आगे भी पूछने के चांस है। न्यूमोनिक है जो, न्यूमोनिक क्या करेगा, जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनको, उन पे इफेक्ट डालेगा, उनका प्रभावित करेगा, क्या करेगा, प्रभावित करेगा। बुबोनिक लसिका ग्रंथि को, न्यूमोनिक किसको, लंग्स को प्रभावित करेगा। उसके बाद है सेप्टिसेमिक, सेप्टिसेमिक, सेप्टिसेमिक है, सेप्टिसेनिक, तो सेप्टिसेनिक, ल्यूमेनिक, ब्यूमोनिक, सेप्टिसेमिक बोल लो या सेनिक, सेमिक या सेनिक, सेप्टिसेनिक, यह क्या करेगा, ये रक्त प्रवाह या उसका क्या है, जो रक्त प्रवाह है उसका मतलब रक्त प्रवाह को क्या कर देगा, कम कर देगा, बिल्कुल जैसे ये हो जाएगा, उसको उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, भूख नहीं लगेगी उसको, ठीक है, आंखों में से पानी आएगा, बहुत सारी बीमारी होगी। अब देखो लसिका ग्रंथि हमारे क्या करता है,
लसीय ग्रंथि क्या करेगा, प्रतिरक्षा करेगा। अब लसीय ग्रंथि हमारी खत्म होने लग जाएगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारे अंदर जो हमारी ऐसे छोटे छोटे सेल्स हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, जब वही खत्म हो गए तो बॉडी में क्या बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। बीमारी होने से धीरे धीरे क्या है, सभी बीमारियाँ अलग अलग रोग पैदा कर देंगी, तो क्या होगा, इंसान की मौत बिल्कुल बदतर मौत होगी। इसलिए इसको काली मौत बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, काली मौत बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा प्लेग रोग। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेग रोग में उपचार की। क्या है, उपचार की दोस्तों। अब देखो इसमें लक्षण हो गए, टाइप हो गए, तो उपचार में जो प्लेग रोग है, उपचार के लिए आज के टाइम में तो बहुत सारी ऐसे एंटीबायोटिक टाइप की नाम की बहुत सारी क्या है दवाइयाँ हैं, क्या है दवाइयाँ हैं बहुत सारी। तो दोस्तों उपचार में सबसे पहले तो क्या है, हमारे घर में चूहे नहीं होने चाहिए। उपचार में सबसे मोटा उपचार की बात करें तो घर पर क्या नहीं होंगे, घर में चूहे का न होना। याद रखिए, जब घर में चूहे नहीं होंगे तो क्या है, चूहे नहीं होंगे तो क्या है, ये जो जीवाणु है जिनोक्सुवेला कृंतक है जो पिस्सू बोलते हैं, ये नहीं होंगे तो क्या उनकी लार में क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, तो ये रोग नहीं होगा। सेकंड, चूहे नहीं होंगे इसके लिए तो क्या है, आजकल तो बहुत सारे ऐसे मतलब सॉल्यूशन आ चुके हैं, मतलब चूहे घर में होंगे नहीं, मेडिसिन बहुत आ चुकी हैं, या उनको अलग से पिंजरा होता है उसमें अलग से उपचार है। या फिर एक बिल्ली रखिए, क्या रखिए, बिल्ली। पहले क्या है, डायरेक्ट हमारे घरों में बिल्ली होती थी, है ना, तो बिल्ली अपन देखा, टॉम जेरी वाला देखा होगा, बिल्ली हमेशा चूहे के पीछे पड़ती रहती है, भागती रहती है। तो बिल्ली नहीं होगी तो चूहा नहीं होगा, मतलब अगर घर में बिल्ली होगी तो चूहा नहीं होगा, चूहे नहीं होंगे तो क्या प्लेग रोग नहीं होगा। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें ये रोग देखने को मिलता है। तो आज के टाइम में और क्या, एंटीबायोटिक नाम की दवाइयाँ भी आ चुकी हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक, जिस तरह एरिथ्रोम्बोसिन, एजिथ्रोम्बोसिन, थ्रोम्बोसिन, ठीक है, क्लोरोएक्सिन, क्लोरोमाइसिन, ठीक है, और एजिथ्रोम्बोसिन, बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो इसके लिए क्या यूज़ की जाती हैं। ठीक है, क्या की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। एमटीडी टाइप की भी, ठीक है ना, मल्टी ड्रग्स बोल देती हैं। तो मतलब जितनी एंटीबायोटिक दवाइयाँ स्पेशल भी आ चुकी हैं, इनके इंजेक्शन भी आ चुके हैं, ठीक है, उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाई। पर उपचार आज के टाइम में आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा किससे होता है, कैसे होता है, क्या कारण, माध्यम क्या है, ठीक है ना, या अन्य नाम क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम सेकंड बात करेंगे बैक्टीरिया की। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है दोस्तों, उस जीवाणु का नाम क्या है, उस रोग का नाम है टेटनस। क्या नाम है, टेटनस। क्या है, टैटिनस बोल देते हैं, टैटिनस, ठीक है, टैटिनस दोस्तों। अब जो टैटनस है, इस टैटनस का अगर अन्य नाम की बात करें दोस्तों, अन्य नाम देखिए, अन्य नाम क्या है इसका, सबसे पहले तो इसको बोल देते हैं धनुष्टाकार। क्या बोल देते हैं, धनुष्टाकार। वो क्यों कहा जाता है धनुष्टाकार, आप अच्छे से समझते हैं धनुष्टाकार क्यों कहा जाता है। उसके बाद इसको बोल देते हैं धनुस्तंभ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, धनुस्तंभ से एक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है जिसको बोल देते हैं लोकजा। क्या बोल देते हैं, लोकजा, जिसको लोकजा मतलब क्या होता है, जा में तो जबड़ा, और लोक मैंने लोक लगना, ताला लगना, है ना। तो हमारा जो जबड़ा होता है वो क्या हो जाता है, लोक लग जाता है। ऐसा लोक मतलब वो खुलता नहीं है, ठीक है, उसको बोल देते हैं, इसलिए इसको लोकजा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि लोकजा किस रोग का नाम है, यह बताइए कि टेटनस का अन्य नाम क्या है। तो उसमें लोकजा, धनुस्तंभ या धनुष्टाकार, ये तीनों आए हुए हैं। धनुष्टाकार भी आ सकता है, धनुष। लोकजा में क्या, जबड़ा जुड़ जाएगा, और धनुष्टाकार में क्या है, जो व्यक्ति है जो व्यक्ति है वो व्यक्ति
शेप कैसी हो जाएगी, इस टाइप की शेप हो जाएगी व्यक्ति की। धनुष सतम जो हमारा धनुष होता है, वो धनुष की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है या ऐसी होती है, तो उस व्यक्ति की ये क्या है, शेप ऐसी हो जाएगी। तो लक्षण क्या दिखाई देंगे, लक्षण में मैं बताऊंगा। लक्षण में एक तो ये ऐसे लक्षण दिखाई देंगे, लोक जबड़ा जुड़ेगा, या फिर ऐसे इसकी शेप होगी, ठीक है। तो ये अन्य नाम है। अन्य नाम के बाद अगर बात करें, अन्य नाम के बाद अगर बात करें कि किस जीवाणु से होता है, जीवाणु की बात करें तो जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नाम का जीवाणु है। क्या, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नाम का जीवाणु हो गई। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, ये याद रखिए। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नाम का जीवाणु है। ये जीवाणु की वजह से क्या होता है, टेटनस होती है। क्या होती है, टेटनस होती है। तो उसके बाद इसका माध्यम क्या है दोस्तों, माध्यम की बात करें तो माध्यम क्या होगा, गिल्ली मिट्टी। क्या है, गिल्ली मिट्टी भाई, गिल्ली मिट्टी, गिल्ली मिट्टी, या फिर जंग लगा लोहा, जंग लगा लोहा, या फिर जो घोड़े का गोबर होता है, घोड़ा या घोड़ी का गोबर, जिसको क्या बोल देते हैं, लीद। ठीक है, ध्यान रखना। गिल्ली मिट्टी भी दे सकते हैं ऑप्शन में, जंग लगा लोहा भी दे सकते हैं, और क्या, घोड़े का गोबर या घोड़े की लीद। इनमें क्या है, ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नाम का जीवाणु पाया जाता है बहुत सारी संख्या में। कौन सी मिट्टी होती है, मिट्टी जिसमें गिल्ली होती है। कौन सी मिट्टी, गिल्ली। और गोबर कौन सा, घोड़े का, जिसको लीद बोलते हैं। और जंग लगा लोहा। आपने कभी देखा होगा दोस्तों, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मैकेनिक कोई लोहे से काम कर रहा है और वो उस लोहे से उसको क्या है, कोई ना किसी प्रकार का घात या कोई चोट लग गई, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है, और पूछने के बाद उसको एक डायरेक्ट इंजेक्शन लगा देता है। वो कौन सा इंजेक्शन लगता है दोस्तों, वो इंजेक्शन लगता है टेटनस इंजेक्शन बोल लेते हैं उसको। कौन सा, टेटनस, ताकि इसको टेटनस की बीमारी ना हो। क्यों, अब मैं बताता हूँ। इस वजह से क्या, इसका माध्यम ये है, और कौन सा जीवाणु है, ये जीवाणु है। उसके बाद जब ये जंग लगा जो है, मान के चलो ये उसको व्यक्ति को ये रोगग्रस्त हो गया, तो उसका जो प्रभावित अंग होगा, क्या है, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग की बात करें प्रभावित अंग में क्या होगा, जो हमारा तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु होगा, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मेरुरज्जु बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र दोस्तों। मेरु स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र होता है, इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अब मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड है, थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे इनकी बिल्कुल आपको बायोलॉजी का बिल्कुल एक टॉपिक, और फिर आपकी जो केमिस्ट्री है, आपकी भौतिक है, फिजिक्स है, वह आपकी वनस्पति है, सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल में और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। और बाद में हर चैप्टर खत्म होने के बाद जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, 100, 150, 500 जितने बनेंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका साइंस से एक भी क्वेश्चन ना कटे एग्जाम में। तो मेरु जो तंत्र का तंत्र, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, देखो जो कैसेरूक जंतु होते हैं, कैसेरूकी, अकशेरुकी सुने, अकशेरुकी, कैसेरूकी, जिसको वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट बोलते हैं। जो वर्टिब्रेट होते हैं उनका रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है।
और रीढ़ की हड्डी होती है जो बैकबोन बोल देते हैं, जिसको कैसेरुकी बोल देते हैं। देखो एकसेरुकी और कैसेरुकी मतलब रीढ़ की हड्डी होना और ना होना। तो जिनको होगी उनको वर्टिब्रेट कैसेरुकी बोले जाएगा। कैसेरुकी में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर धागे नुमा एक संरचना होती है। वो धागे नुमा संरचना क्या होती है, वही तो हमारी मेरुरज्जु बोलते हैं। और इन्हीं को क्या बोल देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं, मेरुरज्जु बोल देते हैं। रीढ़ की हड्डी क्या करती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। जो हमारी बहुत सारी ऐसी हड्डियां हैं जो किसी न किसी अंग को क्या करके रहती है, प्रोटेक्ट करके रहती है। जैसे हमारी स्कल्स है, खोपड़ी है, ये ब्रेन को। चेस्ट है जो हमारी रिब्स की हड्डी है, किसको, लंग्स को। और प्लस किसको, हमारे हार्ट को। इसी प्रकार जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, ये किसको, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे आपको हड्डियों के बारे में आपकी क्लास लगाई जाएगी उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा दोस्तों। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको क्या कर देती है, ये इसको डैमेज करेगी। और स्पाइनल कॉर्ड तंत्र का तंत्र क्यों है, क्योंकि यही हमारे ब्रेन के साथ जुड़ी होती है। और इसमें अलग से देखा ना आपने प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया। तो हमारा बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो काम करते हैं। जैसे हम पैर चल रहे हैं, कोई हमारे पाँव में किसी प्रकार का कोई कंच या कोई कील चली गई तो एकदम हमें क्या होगा, ब्रेन तक मैसेज जाने से पहले क्या हमारा पाँव हम उठा लेते हैं, या फिर हम अगर हम कोई वस्तु लगती है हटा लेते हैं। जब तक कोई हमारा ब्रेन विश्लेषण करेगा किसी काम पे, तब तक मेरुरज्जु तंत्र उसको क्या कर देती है, काम कर लेती है। ठीक है ना। तो मतलब सीधी सी बात क्या है, इससे डायरेक्ट क्या है, मैसेज आएंगे। मैसेज ही जरिए हमारे जो बॉडी के अंग होते हैं, हाथ पैर होते हैं, वो उठाना, काम करना, सब कुछ करती हैं। ठीक है। तो ये मेरुतंत्र का तंत्र क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, इसको प्रभावित करेगा तो उस व्यक्ति का, इसीलिए तो ये ऐसा धनुष्टाकार शरीर हो जाता है। या अब बॉडी है नीचे काम ही नहीं कर रही तो क्या, किसी प्रकार का कैसे करते रहो, जबड़ी जुड़ जाएगी। ठीक है ना। इसलिए लोक जा, इसीलिए इसको क्या है, स्तंभ बोल देते हैं। अब माध्यम हो गया, माध्यम के बाद प्रभावित अंग हो गया, और हमारा जीवाणु कौन सा था। उसके बाद अगर बात करें उपचार की दोस्तों, उपचार क्या है, देखिए उपचार में उपचार क्या है, एटीएस का वैक्सीन, एटीएस का टिक्का, एटीएस की वैक्सीन या टिक्का। अब एटीएस की बात करें तो एटीएस की फुल फॉर्म क्या है, इसको एंटी टेटनस सीरम, और एग्जाम में कई बार आ जाता है एंटीटॉक्सी टेटनस सीरम, ये दोनों एग्जाम में आ जाते हैं। तो याद रखिए एटीएस का जो टिक्का उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसकी फुल फॉर्म ये है एंटी टेटनस सीरम, या फिर एंटीटॉक्सी या एंटॉक्सी टेटनस सीरम। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है दोस्तों। ये इंजेक्शन क्या है, यही डायरेक्ट क्या है लगाया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, लोहे से लग जाती है, तो उसको स्टार्टिंग में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वही तो लगाया जाता है एटीएस का टिक्का, ताकि इसको किसी प्रकार का क्या है, टेटनस ना हो। अगर टेटनस होगा तो वो क्या, उसके मेरुरज्जु को ख़त्म करेगा, प्रभावित करेगा, जिससे क्या वो चलेगा नहीं, फिरेगा नहीं। बहुत सारी ऐसी अंग जो प्रभावित होंगे। तो उसके बाद एक टिक्का हो रहा है दोस्तों, डीपीटी। कौन सा, डीपीटी। ये जो डीपीटी का टिक्का है, ये डीपीटी का टिक्का दोस्तों 3 प्रकार की बीमारियों में यूज़ होता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म की बात करें तो तो दोस्तों सबसे पहले डिप्थीरिया। डीपीटी को क्या बोलते हैं, डिप्थीरिया। और पर्टुसिस। और तीसरा क्या है, टेटनस। ये जो डीपीटी का इंजेक्शन है दोस्तों, ये 3 डिसीज के लिए बनाया जाता है। इसको ट्रिपलेट इंजेक्शन भी बोल देते हैं। ट्रिपलेट क्यों बोल देते हैं, जो तीनों डिसीज, तीनों रोगों में, तीनों बीमारियों में क्या है, इसका यूज़ किया जाता है। कौन सी, डिप्थीरिया, कौन सी, पर्टुसिस और टेटनस। ये तीनों बीमारियों में क्या है, इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो अब देखो जो डिप्थीरिया है ये 1926 में बनाया गया था, और ये 1914 में बनाया गया था, और ये 1938 में बनाया गया था। ये टिक्के थे जो ये अलग अलग इंजेक्शन बनाए गए थे, वैक्सीन बनाई गई थी। ये वैक्सीन 1926 में डिप्थीरिया बनाया गया था, 1914 में पर्टुसिस बनाया गया था,
और टेटनस 1938 में बनाया गया था। पर जब इन तीनों का कंबाइन हुआ तो 1948 में हुआ दोस्तों। 1948 के बाद ये ट्रिपलेट इंजेक्शन के नाम से ट्रिपल बीमारियों में यूज़ होने वाला इंजेक्शन बनाया गया था। अलग अलग बने थे, उनके बाद इकट्ठा कंबाइन कब किया गया था, मतलब इनको कंबाइन, तो वो कंबाइन कब हुआ था, 1948 में हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपने क्या करना है, याद रखना है। इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप अच्छे से इसकी क्या करें, तैयारी करें। और नेक्स्ट करते हैं दोस्तों हम डिसीज। नेक्स्ट डिसीज क्या है, आइए, टाइफाइड। क्या है, टाइफाइड। तो टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड, जिसको टाइफाइड, अब सबसे पहले जो टाइफाइड है इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम लिखिए। इसको अन्य नाम में एक तो मियादी बुखार। मियादी बुखार का मतलब उसकी बॉडी मतलब बुखार ही रहेगा उसका, ठीक है, बुखार जाएगा ना, मियादी बुखार बोल देते हैं। या फिर आंतरिक बुखार। आंतरिक बुखार का मतलब क्या है, भी उसके बॉडी के अंदर बुखार रहेगा, ठीक है। उसके बाद मोतीझारा ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मोतीझारा। ये इसका अन्य नाम है दोस्तों। कौन सा, एक तो मियादी बुखार, मोतीझारा, आंतरिक बुखार। और ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों। वो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आया जिसको बोल देते हैं अमौत। तो देखो, काली मौत तो प्लेग था, अमौत तो पूछ लेते हैं कि निम्न में से बताओ अमौत किस बीमारी का नाम है, तो वो किसका है, टाइफाइड का है दोस्तों। किसका, टाइफाइड का। तो ये नाम याद रखना, मियादी बुखार, आंतरिक बुखार, मोतीझारा या फिर अमौत। मतलब बॉडी में क्या है, टेम्परेचर बना रहेगा, बुखार रहेगा, वो जाएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो जो इसका जो जीवाणु है, वो जीवाणु से पहले किस जीवाणु से फैलता है, और माध्यम क्या है। अगर बात करें माध्यम की दोस्तों, माध्यम देखिए, माध्यम क्या है, माध्यम है इसका दूषित पानी या फिर भोजन। कौन सा भोजन, दूषित भोजन। अब देखो, जैसे मक्खी है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमारा भोजन होता है वो पूरे हमारे आसपास वातावरण में से घूम फिर के क्या भोजन पे आएगी। और जैसे मक्खी है, मक्खी के अलग वो 30 से 40 प्रकार की बीमारियां फैलाती है। वो अपने मुंह के साथ और पैरों में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, वायरस लेके आएगी, जिससे वो भोजन को क्या करेंगे, खाएंगे। तो वो दूषित तो हो गया, जिसपे क्या बहुत सारे बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव लगेंगे, तो वो दूषित भोजन खाएंगे तो क्या है, हमारे इस प्रकार का क्या, टाइफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइफाइड होगा। तो देखो, माध्यम क्या है, दूषित पानी व दूषित भोजन। अगर बात करें जीवाणु, तो जीवाणु का नाम क्या है दोस्तों, लिखो, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ये जीवाणु है जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, टाइफाइड रोग होता है। क्या होता है, टाइफाइड रोग होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, इसका जो प्रभावित अंग होगा, वो प्रभावित अंग क्या होगा, देखो लक्षण में तो मैंने बताया है। लक्षण में क्या होगा, आंतरिक बुखार होगा, आंखें थोड़ी सी जलन होगी, मतलब शरीर में लगेगा, सांसें गरम आएगी, ठीक है, मतलब बुखार सा फील होगा, ठीक है, बुखार रहेगा, फील क्या होगा, तो इसका सबसे इफेक्ट जो प्रभावित अंग होगा, वो प्रभावित अंग कौन सा होगा, वो प्रभावित अंग की बात करें, प्रभावित अंग होगा छोटी आंत, जिसको इंस्टाटाइन बोल देते हैं, स्मॉल इंस्टाटाइन। वैसे जो छोटी आंत होती है दोस्तों, वो बड़ी होती है, छोटी क्यों बोल देते हैं, ये चौड़ाई में थोड़ी पतली होती है, पर लगभग बहुत काफ़ी लंबी होती है, ठीक है, इसलिए इसको छोटी आंत बोल देते हैं। वैसे लंबाई में बड़ी आंत से क्या होती है, लंबी होती है। तो छोटी आंत मतलब स्मॉल इंस्टाटाइन। क्या है, स्मॉल इंस्टाटाइन।
स्मॉल इंस्टाटाइन दोस्तों। तो साल्मोनेला टाइफी किस अंग को प्रभावित करेगा, वो करेगा छोटी आंत को। किसको करेगा? छोटी आंत को। अगर दोस्तों मैं थोड़ा सा एक तरीका बताता हूँ। अगर किसी को ये लग रहा है ना, किसी को 10 दिन से ऊपर बुखार चल रहा है, वो ठीक नहीं हुआ, तो जैसे हमारे हाथ हैं, इस हाथ को हम क्या करेंगे, लगभग 15 से 20 सेकंड ऐसे रब करेंगे। रब करने के बाद हम इसको सूंघेंगे, स्मेल लेंगे। इसमें से जैसे हमारा गंदे नाले की जैसे स्मेल आती है ना, इस गंदे पानी की जैसे गंदे नाले की स्मेल आती है, हाथों में से खुद को ही क्या है वो स्मेल लेनी है। वो सूंघ के देखेंगे ना, तो गंदे के नाले के पानी की जैसे कीचड़ चिक्कड़ होता है, हमारा कीचड़ होता है, तो उस टाइप की गंदे नाले के पानी की जैसी स्मेल आएगी, तो इसका मतलब आपको क्या है, टाइफाइड है। तो इसका हमने क्या करना है, इलाज करना है। तो आजकल दोस्तों इसका इलाज एंटीबायोटिक है, और उसके साथ में क्या है, जैसे इंजेक्शन होते हैं। कौन से इंजेक्शन? एक तो मृत जीव होते हैं, मृत इंजेक्शन, मतलब इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत होते हैं, वो हमारी एंटीबॉडी को क्या कर देते हैं, अलर्ट करते हैं और उत्पन्न करते हैं। तो जैसे ही वो अलर्ट होंगे, एंटीबॉडियाँ बनाएंगे, बनाने के बाद डायरेक्ट क्या करेंगी, जो हमारा साल्मोनेला बॉडी के अंदर जीवाणु गया हुआ है, उसको क्या कर देंगे, मार गिराएंगी, ख़त्म करेंगी। एक होता है अक्षीण शक्ति। अक्षीण शक्ति मतलब अल्पकृत। अल्पकृत का मतलब क्या है, क्षीण शक्ति। क्षीण शक्ति ये ऐसा मेडिसिन, ऐसी दवाई है जो डायरेक्ट मुख के द्वारा ली जाती है। मुख के द्वारा ऐसे उसकी शील्ड तोड़ो और डायरेक्ट ले लो, इसको बोलते हैं अल्पकृत। इसमें बहुत कम मात्रा में होती हैं क्षीण शक्ति, इतने पावरफुल नहीं होते। और जो इंजेक्शन होते हैं वो पावरफुल होते हैं। इनका ट्रीटमेंट होता है लगभग 4 से 5 दिन लगातार इंजेक्शन लगवाने, ठीक है। या फिर ये डायरेक्ट क्या पीने होते हैं, ठीक है, ड्रॉप मिलती हैं। ये डायरेक्ट मुख के द्वारा भी ले सकती हैं, जिससे फिर ये क्या हमारा लगभग 5-6 दिन के बाद अगर इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों हम हैजा की, तो हैजा की बात करें अगर, नेक्स्ट जो हमारा डिसीज है हैजा, और हैजा को विसुचिका भी बोल देते हैं दोस्तों। क्या बोल देते हैं? विसुचिका। क्या बोलते हैं? विसुचिका। अन्य नाम क्या है हैजा का? विसुचिका है। क्या नाम है? विसुचिका। अब देखो इसका जो माध्यम है, इससे माध्यम क्या होगा, माध्यम देखिए, विसुचिका जो हैजा रोग होगा वो माध्यम क्या होगा, माध्यम होगा खारा जल, खारा पानी या खारा जल, खारा पानी, या फिर तटीय जल। तटीय मतलब जो समुद्र होते हैं उनका जो तट होता है वहाँ का जल। ये मतलब वैसे तो दूषित पानी या दूषित भोजन, पर मेन जहाँ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कौन से, इस हैजा फैलाने वाले जीवाणु, वो खारा पानी या तटीय जल में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये मोस्टली एशिया जो तट के आसपास जो देश हैं वहाँ पे हैजा नाम की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तटीय क्षेत्र में रहती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा मोस्टली देखने को मिलेगी बीमारी। तो तटीय जल, खारा पानी, इसमें क्या है, एंटेरोटॉक्सिन नाम के क्या है जीवाणु को अलर्ट करते रहेंगे। और वो क्या है, एंटेरोटोक्सिन नाम का जीवाणु है। मतलब जीवाणु का नाम क्या है, देखिए जीवाणु है, जो जीवाणु कौन सा जीवाणु है, वो जीवाणु का नाम तो है विब्रियो कोलेरी जीवाणु है। पर ये जो तटीय जल है ये विब्रियो कोलेरी है। ये कब रोग फैलाएंगे, इनका कोई ना कोई एक एंटेरोटॉक्सिन मतलब पैदा होगा, ठीक है, एक प्रक्रिया होगी एंटेरोटॉक्सिन की वजह से विब्रियो कोलेरी क्या करेगा, हैजा पैदा करेगा। मतलब एंटेरोटॉक्सिन के कारण ये खारे जल, तटीय जल में ज़्यादा मात्रा में बढ़ेंगे। और बढ़ेंगे क्या, विब्रियो कोलेरी बढ़ने के बाद जब ये पानी हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा किसी न किसी माध्यम से, तो फिर ये क्या करेगा, हैजा रोग करेगा। तो इसका लक्षण क्या दिखाई देगा दोस्तों, लक्षण की बात करें तो लक्षण में दस्त लगेंगे। और कैसे दस्त लगेंगे दोस्तों, पानी वाले। कैसे? पानी वाले। तो मतलब दस्त लगेंगे
पानी वाले लगेंगे। लक्षण की बात करें, और वो जो दस्त लगेंगे उस दस्त में क्या है, बलगम जैसे दस्त, धुंधला पानी कैसा होगा, धुंधला होगा। पानी कैसा होगा, धुंधला होगा। लक्षण में दस्त लगेंगे, कैसे लगेंगे, पानी वाले दस्त लगेंगे, और वो दस्त होंगे धुंधला पानी होगा। कैसा होगा, धुंधला पानी होगा। या फिर उस पानी में बलगम होगी, क्या होगी, बलगम होगी। क्या होगी, बलगम होगी। तो हैजा होने से क्या होगा, और लक्षण क्या होंगे, जिसको हैजा होगी लगभग उसके ये दस्त अगर बंद नहीं हुए तो लगभग 5-6 घंटे में क्या होगा, शरीर के जो पैर होंगे, पैर में ऐंठन होगी। ऐंठन का मतलब समझ गए, ऐंठन अकड़ जाएंगे, दर्द होगा। उसके बाद शरीर में कमजोरी भी आएगी। जब शरीर में कमजोरी आएगी, देखो शरीर के अंदर दस्त, पानी अगर दस्त लग गए पानी वाले, तो शरीर के अंदर क्या होगी, पानी की कमी होगी। जैसे पानी की कमी होगी तो पैरों में ऐंठन होगी, शरीर में कमजोरी होगी, और हमारा जो रक्तचाप है, जिसको ब्लड प्रेशर बोल देते हैं, बीपी, रक्तचाप है, रक्तचाप क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो धीरे धीरे अगर ये सिचुएशन बनती गई और इसका कंटिन्यू अगर 1-2 या 4-5 घंटे में अगर इसका हमने उपचार नहीं किया तो लगभग इसको 18 घंटे हो गए, तो ये क्या है, मतलब बिल्कुल सीरियस हो जाता है व्यक्ति, और उसके मौत होने के चांस हो जाते हैं। मौत 18 घंटे बाद अगर इसका उपचार नहीं हुआ तो 18 घंटे बाद मतलब ऐसा हो जाता है कि भी इस व्यक्ति की क्या है, मृत्यु होगी। ठीक है। बीपी लो हो जाता है, उल्टियाँ आएंगी, पैरों में ऐंठन होगा, दस्त होंगे। मेन इसका जो लक्षण है, दस्त लगेंगे। और इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका छोटी आंत पे पड़ेगा। किस पे, छोटी आंत पे। तो इसका उपचार की बात करें, उपचार में सीधी सी बात है, पानी की कमी होगी तो पानी पूरा करने के लिए साफ सुथरा, या फिर स्वच्छ या शुद्ध पानी, बिल्कुल शुद्ध पानी, प्योर वाटर, फिल्टर वाला पानी। अगर फिल्टर नहीं है तो क्या, पानी को बिल्कुल पहले उबालें, जब तक पानी अच्छे से उबल जाएगा उसको भी ठंडा करके रख दें, उसके बाद वो पानी पिए। और पानी भी क्या है, बिल्कुल आपने, या फिर जूस घर में ही, बाहर वाले नहीं, घर में, क्योंकि बाहर वाले तो क्या है, मीठा मिक्स करेंगे तो मीठा खाने से क्या, दस्त दोबारा फिर शुरू हो जाएंगे। तो फ्रूट जूस या ऐसे जूस जिसमें पानी होता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना, तो वो वाले खाएं, या फ्रूट घर में ही फ्रूट का जूस निकाल के पिएं। और एक इसका सबसे बेस्ट उपचार है ORS का घोल। क्या है, ORS का घोल। एग्ज़ाम में बहुत बार आया भाई, एग्ज़ाम में क्या आया है कि हैजा और एक डायरिया है, इन दोनों डिसीज़ में क्या, ORS का घोल। अगर बात करें ORS की फुल फॉर्म क्या है, ORS को बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। याद रखना, ORS की फुल फॉर्म बहुत बड़ी एग्जाम में पूछी गई है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका घोल पानी में घोल कर, क्योंकि सोलुबल इन वाटर होता है, ये पानी में घुलनशील होता है, तो ORS का जो पाउच मिलेगा वो पाउच क्या करना, अपने पानी में घोलना, और उसके फिर हमने टाइम क्या है, गुट कर क्या करना है, पानी पीना है, जिससे हमारा क्या, जो हाइड्रेट होगा, जो पानी की कमी होगी वो क्या करना है, पानी की कमी को धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और पूरा हो जाएगा तो हमारा शरीर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो याद रखना, ये हैजा को विषसूचिका बोलते हैं। छोटी आंत पे इफेक्ट पड़ेगा, जैसे पानी की कमी होगी तो लगभग 5-6 घंटे तक इसका उपचार नहीं किया गया तो फिर वो क्या है, इसका 18 घंटे के बाद क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अदरवाइज शरीर में पानी पूरा करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर एक तो ड्रिप लगाएंगे, ड्रिप मतलब ग्लूकोज लगाएंगे। तो ग्लूकोज में क्या होता है, डेक्स्ट्रोसोडियम, ठीक है, DSL जो भी है, DNS बोल देते हैं, नाइट्रिक सोडियम, ठीक है।
तो वो बोतल के अंदर कुछ एंटीबायोटिक नाम की भी दवाइयाँ डाल देती हैं, जो इंजेक्शन होती हैं उनको ऐसे तो ब्रेक करके तोड़ कर उसके इंजेक्शन के साथ उसमें मिक्स कर देती हैं, और मिक्स करने के बाद वो बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी को कुछ कमज़ोरियाँ फील ना हो। मल्टीविटामिन वगैरह, एंटीबॉडी वगैरह, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एजिमाइसिन, बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो क्या है उसमें यूज़ की जाती हैं ताकि हमारा शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट हम डिसीज़ करेंगे डायरिया। क्या करेंगे? डायरिया। तो डायरिया है जो ये मिलता जुलता है भाई हैजा से, और डायरिया है जो, डायरिया का जो जीवाणु है उसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है? ई कोलाई। प्रभावित अंग क्या है दोस्तों इसका? प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग की बात करें छोटी आंत। क्या है? देखो टाइफाइड, हैजा और ये डायरिया, ये कौन से अंग को प्रभावित करती हैं? छोटी आंत। तो दोस्तों छोटी आंत है, लक्षण क्या होंगे इसके? लक्षण क्या होंगे? दस्त लगेंगे। कैसे दस्त लगेंगे? पतले दस्त लगेंगे। दस्त कैसे? पतले दस्त। और किस टाइप के? बार बार दस्त लगेंगे। क्या लगेंगे? बार बार, बार बार दस्त लगेंगे। दस्त छोटी आंत पे प्रभावित करेगा, इफेक्ट पड़ेगा। जैसे छोटी आंतों पे जो ये ई कोलाई नाम का, या फिर हम जो हमारा हैजा था उसके जो विब्रियो क्लोरी है, या फिर जो हमारा डायरिया का ई कोलाई है, ये जो हमारी छोटी आंत होती है हमारी बॉडी के अंदर है, इसकी जो लेयर होती है बाहर वाली, मतलब अंदर की साइड में, उसकी अंदर वाली लेयर में क्या है, ये क्लोरिया क्या है, चिपक जाएंगे। जब वो चिपकेंगे तो जो हमारी इंस्टाटाइन है, जो भोजन को डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से जो तत्व यौगिक हमारी बॉडी के लिए बनाती है और वो भेज देती है अलग अलग अंगों में, अलग अलग शरीर में, पार्ट में, पूरी बॉडी में, जब ये चिपक जाएंगे तो वो भेजने का काम ही नहीं करेगी, इंस्टाटाइन काम करना छोड़ देगी। तो खाया जो भी हमने खाया पिया है वो डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से, वो डायरेक्ट क्या बाहर आएगा पानी बनकर, पतले दस्तों के रूप में क्या करेगा, ये बाहर आएगा। अब जैसे धीरे धीरे पतले दस्तों में आएगा तो लक्षण क्या होंगे? एक तो दस्त लगेंगे, दस्त लगने के बाद और क्या होगा? वही पैर में ऐंठन होगी, ऐंठन होगी, कमजोरी होगी, सेम जो आपका हैजा का था। और क्या होगा? रक्तचाप क्या होगा? कम होगा। क्या है? बीपी कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ठीक है। तो इसका उपचार के लिए क्या है? उपचार के लिए इसका क्या है? उपचार ORS का घोल होगा। क्या होगा? ORS का घोल होगा भी उपचार के लिए दोस्तों। तो ध्यान रखना, पूछ लेता है डायरिया और हैजा टाइफाइड में छोटी आंत। डायरिया और हैजा क्या है? जो हैजा उसमें पतले दस्त लगेंगे, और डायरिया जो आपका हैजा है उसमें बिल्कुल पानी वाले दस्त लगेंगे। जो डायरिया है उसमें दस्त लगेंगे, पर कैसे लगेंगे? पतले लगेंगे। और कैसे लगेंगे? बार बार लगेंगे। और इसमें उल्टी भी लगेगी लक्षण में के साथ में। क्या? जैसे हैजा में उल्टी है, लक्षण सेम वही होंगे। ठीक है। तो ये क्या है? धीरे धीरे फिर क्या हो रहा है? इसका घोल पियाओगे, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, और इसका क्या है? व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों हम आपको आज पूरा कंप्लीट जीवाणु से होने वाले रोग करवाएंगे। कुछ बीमारियां बची हैं, आइए, ताकि एक क्लास में ये जो बैक्टीरिया डिसीज़ का जो चक्रव्यूह बिल्कुल 1 या 1.5 घंटे क्लास में ख़त्म कर देंगे। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। तो देखिए अब बात करते हैं पर्टुसिस की। किसकी? पर्टुसिस की। पर्टुसिस का जो नाम है गलघोटू। क्या नाम है? पर्टुसिस का अन्य नाम है गलघोटू। अब देखो गलघोटू का मतलब ही समझ लेना। तो गलघोटू मतलब गल है, जो हमारा गला है, इस पे गल घोटना का मतलब क्या? किसी ने हमारा गला को पकड़ दिया, घोट दिया, दबा दिया, तो ऐसा फील होगा। जिसको पर्टुसिस की बीमारी होगी उसको हम क्या बोल लेंगे? गलघोटू, सॉरी, जो हमारा क्या नाम है, पर्टुसिस है, इसको 1 मिनट, ये जो गलघोटू है वो डिप्थीरिया है दोस्तों। क्या है? डिप्थीरिया है। जो पर्टुसिस है, जो ये पर्टुसिस है, ये पर्टुसिस को क्या बोलते हैं? कुकर खांसी। क्या बोल देते हैं? कुकर खांसी।
सॉरी, वो जो था गलघोटू था वो हमारा डायरिया डिप्थीरिया का रोग था, उसको गलघोटू बोलते हैं। जो कुकर खांसी है इसको कुत्ता खांसी भी बोल देते हैं, इसको काली खांसी भी बोल देते हैं। कौन सी खांसी? कुत्ता खांसी, कुकर खांसी या फिर काली खांसी। उसके बाद व्यूपिंग कफ भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? व्यूपिंग कफ भी बोल देते हैं। और क्या बोल देती हैं इसको? बोर्टेला पर्टुसिस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्टेला पर्टुसिस भी बोल देते हैं। और बोर्टेला क्यों बोला इसने, इस जो बताता हूँ मैं आपको। काली खांसी व्यूपिंग कफ बोल देते हैं। और क्या बोल देते हैं? बोर्टेला पर्टुसिस। और सेकंड क्या है? हीमोफिलिस पर्टुसिस भी बोल देते हैं। देखो, कुकर खांसी इसको कुत्ता खांसी भी बोल देते हैं। और काली खांसी व्यूपिंग कफ, बोर्टेला पर्टुसिस, हीमोफिलिस पर्टुसिस, ये इसके अन्य नाम है दोस्तों। क्या नाम है? अन्य नाम है। अगर बात करें अब बोर्टेला नाम क्यों पड़ा है? ये जो बोर्टेला था, ये बोर्टेला जो ये एक डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या है, इस जो पर्टुसिस रोग है इसकी किस जीवाणु से रोग होता है, ये बोर्टेला साइंटिस्ट ने क्या की थी? खोज की थी। क्या की थी? खोज की थी दोस्तों। तो याद रखिए, बोर्टेला नाम इसलिए पड़ा, जैसे हमारा रॉबर्ट कोच टीवी का रोग की खोज की थी, ऐसे बोर्टेला साइंटिस्ट ने क्या की थी? इसने बैक्टीरियोलॉजिस्ट हुआ साइंटिस्ट ने खोज की है बोर्टेला ने। किसकी? कि पर्टुसिस रोग होता है। क्या होता है? पर्टुसिस रोग होता है दोस्तों। उसके बाद जो पर्टुसिस रोग है इसमें जो उपचार है, सॉरी, जो इसका जीवाणु है वो किस जीवाणु के माध्यम से? तो इसका जो माध्यम है और इसका जो जीवाणु है, जीवाणु क्या है? लिखिए, पर्टुसिस बैक्टीरिया। पर्टुसिस बैक्टीरिया इसने क्या, इसकी क्या है? ये हमारा जो जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम पर्टुसिस या फिर पर्टुसिस बैक्टीरिया, याद रखिए। इसमें डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं कि जो पर्टुसिस का नाम क्या? काली खांसी है, कुकर खांसी है। दूसरा क्या पूछ लेते हैं कि जो रोग है वो किससे होता है? पर्टुसिस बैक्टीरिया। क्या? पर्टुसिस बैक्टीरिया। तो उसके बाद दोस्तों माध्यम क्या है? माध्यम होगा इसका दोस्तों, माध्यम देखो, जो पर्टुसिस है माध्यम इसका दूषित पानी होगा। क्या होगा? दूषित पानी होगा या फिर भोजन होगा। क्या होगा? दूषित पानी या फिर भोजन। लिखो, दूषित पानी और भोजन। दूषित पानी, भोजन। दूषित पानी लेगा वो भोजन लेगा, तो जैसे वो दूषित पानी और भोजन लेगा तो उसको क्या हो जाएगा? या फिर जो संक्रमण व्यक्ति है ऑलरेडी, उसकी जो संक्रमण व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को ऑलरेडी ये रोग है, मतलब ग्रस्त व्यक्ति लिख लो, ग्रस्त व्यक्ति का श्वसन या तो श्वास उसके संपर्क में आएगा, या उस व्यक्ति का किसी प्रकार का तरल पदार्थ उसके कॉन्टैक्ट, स्वस्थ व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो उसको क्या हो जाएगा? पर्टुसिस हो जाएगा। वो भी रोग, इस रोग से क्या हो जाएगा? ग्रस्त हो जाएगा, ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में। ठीक है, वो उसके संपर्क में इसके कोई ना कोई जीवाणु किसी न किसी प्रकार उसकी बॉडी में चले गए। ठीक है, तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? इस पर्टुसिस रोग हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा? पर्टुसिस रोग हो जाएगा। तो अब देखो, पर्टुसिस उपचार लक्षण मैंने आपको बताया दिया। लक्षण में क्या होगा? खांसी होगी। इसको ज़्यादातर क्या है? रात को ज़्यादा खांसी होगी। क्या होगी? ज़्यादातर रात को खांसी होगी। अब देखो लक्षण की बात करें, लक्षण में तो क्या खांसी होगी? कैसी खांसी होगी? बार बार खांसेगा, रात को नींद ही नहीं आएगी, इसको बार बार खांसेगा। क्या है? रात को बार बार खांसेगा और
खांसी क्या है, जैसे कुत्ते खांसते हैं ना, ऐसे इसको खांसी आएगी, इसलिए इसको बोल देते हैं कुत्ता खांसी। क्या बोल देते हैं? कुत्ता खांसी। दूसरा क्या है? आँख से पानी आएगा। दूसरा लक्षण क्या है इसका? आँख से पानी आएगा दोस्तों, आँख से पानी आना। तीसरा क्या? नाक से भी पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, आँख से पानी आएगा और खांसी होगी। क्या होगी? खांसी होगी। उसके बाद इसके चरण होते हैं, पहले चरण में बढ़ेगा, दूसरे चरण में काफ़ी मतलब दूसरा चरण, पहले चरण बढ़ता जाएगा 2-3 दिन के बाद 4-5 दिन ये खांसी रहेगी। इसकी क्या बहुत सारी अब तो क्या है ट्रीटमेंट आ चुका है। इसका इंजेक्शन भी अलग से डीपीटी का इंजेक्शन होता है, 3 ट्रिपलेट इंजेक्शन, जो 3 बीमारियों का यूज़ होता है। और तीसरा चरण में ये ठीक होने लगता है, लगभग ये 15 से 17 दिन का प्रोसेस होता है। ठीक होने का प्रोसेस क्या है दोस्तों? 15 से 17 दिन। 15 से 17 दिन में क्या होता है? ठीक होता है। इसके 3 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण। पहला चरण में बढ़ेगा, तीसरा चरण में ये क्या है व्यक्ति को पूरा ग्रस्त करेगा, और उसके बाद तीसरा चरण में ये क्या होगा? ठीक होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो भारत के अंदर अगर ये बीमारी देखने को मिले तो भारत के अंदर दोस्तों ये 1 लाख में से लगभग 880 के आसपास मान लो कि 1 लाख में से भारत में 1 लाख से लगभग 550, क्या है, 880 नहीं, वो वायरस में आएगी वो डिसीज़। 1 लाख में लगभग 580 के आसपास क्या है ये रोग देखने को मिलता है। मान के चलिए 1 लाख व्यक्ति हैं भारत में, तो उसमें से 580 या 600 के आसपास एक अंदाज़ा आंकड़ा है, अप्रोक्सी लगभग मान के चलो 500 से 600 व्यक्ति क्या इस रोग से ग्रस्त मिलेंगे, इस रोग से क्या मिलेंगे? ग्रस्त मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये रोग था। और इसका जो उपचार है, उपचार में मैंने बताया है, एक तो हमारी एंटीबायोटिक आ चुकी है, और एंटीबायोटिक के अलावा क्या है? डीपीटी का वैक्सीन, डीपीटी की वैक्सीन, डीपीटी का टिक्का, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, जो तीनों बीमारियों में क्या है इसका यूज किया जाता है। तो ये याद रखना, पूछ लेता है डीपीटी का इंजेक्शन निम्नलिखित में से किन बीमारियों में, किन रोगों में यूज होता है? तो डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नोट करिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम परटूसिस से बाद डिप्थीरिया की। किसकी? डिप्थीरिया की दोस्तों। डिप्थीरिया की बात करते हैं तो रोग की बात करें डिप्थीरिया। नेक्स्ट रोग क्या है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? गलघोटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलघोटू। ये इसको बोलते हैं भी गलघोटू, वो पहले गलती से लिखा गया गलघोटू डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में गया ऐसा फील होगा कि मेरा किसी ने गला घोट रखा है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी। क्या होगी? श्वास लेने में दिक्कत होगी। तो प्रभावित अंग क्या होगा? प्रभावित अंग की बात करें प्रभावित अंग क्या है? श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या है? हमारे यहाँ जहाँ से सांस लेते हैं और फेफड़ों तक का पूरा क्या होता है? श्वसन तंत्र होता है। इसको बिल्कुल क्या कर देगा? प्रभावित कर देगा। सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने में दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि हमारा गलघोटू, जैसे यहाँ गले में सांस लेने में दिक्कत होगी, गला में क्या सूजन आएगी, सूजन से हम सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, इसलिए इसको गलघोटू बोलते हैं। ठीक है, तो श्वसन तंत्र ध्यान रखिए, श्वसन तंत्र प्लस श्वसन तंत्र में लंग्स भी आ गए। ठीक है, और श्वास नली भी आ गई, और कौन सी? श्वास नली भी आ गई, याद रखना दोस्तों। ठीक है, श्वसन तंत्र पूरा कंप्लीट है। श्वास नली भी दे सकते हैं, लंग्स भी दे देते हैं, जिसको फेफड़े बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रभावित अंग। माध्यम क्या है इसका? इसका भी माध्यम दूषित पानी और भोजन, दूषित पानी और भोजन, दूषित पानी और भोजन दोस्तों। और इसका जो वायरस जीवाणु है, जो किस जीवाणु से फैल रहा है दोस्तों? किस जीवाणु से फैल रहा है? उस जीवाणु का नाम है कोरेना डिप्थेरी। क्या है? कोरेना डिप्थेरी। कोरेना डिप्थेरी नाम का क्या है? जीवाणु पाया जाता है दोस्तों। कौन सा? कोरेना डिप्थेरी।
ये जीवाणु क्या, कोरोना डिप्थेरी नाम का जीवाणु पाया जाता है। जैसे ये किसी न किसी कारण माध्यम क्या हो सकता है, जल भी हो सकता है और दूषित भोजन भी हो सकता है। कौन सा, खराब जल, दूषित भोजन, दूषित पानी, इसके संपर्क में जैसे व्यक्ति के अंदर चला गया, जैसे वो दूषित भोजन ले लिया या पानी ले लिया या उसको पिया गया, खाया गया, तो उसके बाद इस व्यक्ति साथ ये जो जीवाणु है ये भी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, जिससे क्या है, ये धीरे धीरे क्या है, डिप्थीरिया रोग हो जाएगा। और लगभग 4 से 5 दिन बाद ये देखने को मिलता है। और श्वसन तंत्र मैंने बताया, गलघोटू से श्वसन तंत्र में क्या होगा, दिक्कत होगी। तो इसमें लक्षण क्या होंगे, लक्षण की बात करें तो श्वास लेने में क्या होगी, श्वास में समस्याएं आएंगी। मतलब श्वास लेने में क्या आएगी, समस्या आएगी, श्वास लेने में दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, श्वास अच्छे से नहीं लेगा। और क्या होगा, जो गला है, स्वेलिंग होगी, गले में क्या होगी, स्वेलिंग होगी, सूजन होगी दोस्तों, क्या होगी, सूजन होगी। ठीक है। और पूरा हमारा यहाँ से लेके श्वास नली और हमारा लंग्स है यहाँ तक पूरा प्रभावित रहेगा, यहाँ पे हमें प्रभावित करता रहेगा, जिससे क्या है, हमें सांस लेने में दिक्कत रहेगी। अब बात करें इसका उपचार की, तो उपचार में मैंने बताया था एक डीपीटी का इंजेक्शन है, 2 ऑलरेडी टेटनस और परटूसिस मैंने बता दिया है। और तो बचा क्या, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, जो ये बचा है डिप्थीरिया, ये इसके अंदर क्या है, यूज किया जाता है। और एंटीबायोटिक भी अलग से। वैसे स्पेशल जो इंजेक्शन है डिप्थीरिया का, ये डीपीटी है, क्या है, डीपीटी है, ये भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। और अकेला जो डिप्थीरिया इंजेक्शन है वो भी लगा सकते हैं। और बाकी क्या, साथ के साथ हमें स्वस्थ भोजन और बिल्कुल शुद्ध जल पीना चाहिए। वैसे भी हमें क्या है, अपने आप में स्वस्थ और शुद्ध भोजन, शुद्ध जल लेते रहना चाहिए, ताकि हमारे बहुत सारे वायरस, प्रोटोजोआ, जितने भी संक्रमण रोग हैं उनसे हमें बचा जा सके। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं कुष्ठ रोग की। किसकी, कुष्ठ रोग की। लास्ट रोग है। इसके बाद आपका इन रोग जो जीवाणु है, जीवाणु इनसे बाहर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कोड बोल देते हैं, इसको तो कोड लग गया ना, कोड, या फिर लेप्रोसी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। क्या बोल देते हैं, लेप्रोसी बोल देते हैं। और इसका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, हैंसेन रोग। क्या आया है, हैंसेन रोग। जैसे रॉबर्ट कोच का नाम था हैंसेन, ऐसे वोल्टेला जो हमारा परटूसिस था, इसी प्रकार हैंसेन भी क्या है, हमारा ये रोग है, जिसके हैंसेन ने क्या किया था, कुष्ठ रोग जो हैंसेन रोग, हमारा जो साइंटिस्ट था, ये कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। और 1873 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, इस रोग का पता लगाया था कि भी ये किस जीवाणु से होता है। तो सबसे पहले जीवाणु के बाद में बात करेंगे। जो ये हैंसेन है, ये नॉर्वे के साइंटिस्ट थे और डॉक्टर थे, नॉर्वे के और नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे के 1873 में। किसमें, 1873 में। अगर इसका पूरा साइंटिस्ट का नाम देखें तो इस साइंटिस्ट का नाम क्या है, गेरहार्ड आर्माउर हैंसेन है। क्या नाम है, जीवाणु किसने खोज की थी, कौन सी जीवाणु की खोज की थी, इसने कुष्ठ रोग किस जीवाणु से फैलता है इसकी खोज की थी। कब की थी, ये खोज की थी 1873 में। उस साइंटिस्ट, उस डॉक्टर का नाम क्या है, उस डॉक्टर का नाम है, लिखिए पूरा नाम क्या है इसका, डॉक्टर, लिखो डॉक्टर गेरहार्ड। क्या है, गेरहार्ड, गेरहार्ड, डॉक्टर का नाम क्या, गेरहार्ड आर्बाउर। क्या है, आर्बाउर, आर्बाउर हैंसेन। ये भाई नाम याद रखना, पूरा नाम। वैसे आज तक एग्जाम में आया तो हैंसेन आया है। क्या आया है, हैंसेन आया है, पर इसका पूरा नाम है डॉक्टर गेरहार्ड आर्बाउर हैंसेन है, जो 1873 में जीवाणु से रोग होता है। कौन सा रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है। तो वो जीवाणु कौन सा है, किस जीवाणु से रोग होता है, क्यों इस जीवाणु की खोज की थी, ये खोज करता है भाई जीवाणु की,
खोज करता है, डॉक्टर हैं, क्या नाम है, गेरहार्ड आर्बोर हैंसेन, इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। उस जीवाणु का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, याद रखिए, पूछ लेते हैं। देखो ऐसा एक था टीवी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और एक इसमें है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। याद रखना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई जो ये जीवाणु है, इसी की खोज की थी साइंटिस्ट ने, इस डॉक्टर ने इसकी खोज की थी, और इसी से बताया था जो कुष्ठ रोग है ये क्या है, इसकी वजह से हुआ है। क्या है, इसकी वजह से हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में देखो जो प्रभावित अंग होगा, देखो माध्यम क्या है, माध्यम होगा दोस्तों, कुष्ठ रोग व्यक्ति है, जैसे कुष्ठ रोग व्यक्ति है, उसके किसी न किसी तरह संपर्क में आना, उसके जो वस्त्र है यूज करना, उसकी बॉडी से टच होना, किसी प्रकार उसके संपर्क में आना, तो जो व्यक्ति ग्रस्त है, ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने से, ठीक है, तो उसका या फिर उसके कोई वस्त्र वगैरह यूज करना, या उसके कीटाणु उसके बॉडी में किसी तरह से चले आना, या उसके टच होने से, संपर्क में आने से क्या है, ये व्यक्ति माध्यम, ये इसका माध्यम यही है। उसके बाद बात करते हैं तो माध्यम के बाद अगर देखें कि इसके जो प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग क्या होगा, लिखिए, संपर्क में आने से उस व्यक्ति क्या हो जाएगा, रोग से ग्रस्त हो जाएगा। जैसे वो रोग से ग्रस्त होगा तो वो उस व्यक्ति को क्या होगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा। कुष्ठ रोग होने से तो उसमें जो मेन लक्षण दिखाई देंगे, चमड़ी, लक्षण में क्या होगा, तो माध्यम के बाद लक्षण में क्या होगा, चमड़ी रोग होगा भाई, ये कौन सा, चमड़ी रोग होगा, और ये तेजी से फैलता है। उसके बाद जो नाक की हड्डी होगी, नाक की हड्डी होगी, वो क्या करेगी, गलेगी, नाक की हड्डी गलेगी। चमड़ी रोग होगा, नाक की हड्डी गलेगी, और जो चमड़ी होगी, चमड़ी में क्या है, चमड़ी है जो, चमड़ी में गड्ढे होंगे, चमड़ी में गड्ढे होंगे, धब्बे होंगे, गड्ढे बोल लो या फिर धब्बे बोल लो, ठीक है, ये होंगे, और उनमें से क्या निकलेगा, द्रव निकलेगा। क्या निकलेगा, द्रव निकलेगा, ठीक है। जिस टाइप प्लेग में अलग से चमड़ी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उससे ज़्यादा क्या है, इसमें से द्रव निकलता रहेगा, चमड़ी फटती जाएगी, ठीक है, और बहुत बेकार, मतलब ऐसा देख नहीं सकते किसी व्यक्ति को, बोल देते हैं कि उसका पूरा शरीर ही खराब हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं इसको कुष्ठ रोग, ठीक है। चमड़ी खराब होगी, द्रव निकला, नाक की हड्डी क्या होगी, गलेगी, ठीक है, और गड्ढे हैं जो वो ऊपर जाएंगे, ऊपर से गड्ढे में से, जिसको पिंपल बोल देते हैं, ठीक है, उनमें से द्रव निकलता रहेगा। क्या निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। उसके बाद जो मेन इसका जो प्रभावित अंग हो, तो लक्षण है, मेन प्रभावित अंग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो प्रभावित अंग की बात करें, वो प्रभावित अंग क्या है, प्रभावित अंग लिखिए, प्रभावित अंग, जो प्रभावित अंग है वो प्रभावित अंग कौन सा होगा, अपनी जो मिश्रित ग्रंथि है या तंत्रिका कुष्ठ ग्रंथि है, तंत्रिका ग्रंथि है जो हमारी तंत्रिका कुष्ठ, ठीक है। उसके बाद मिश्रित ग्रंथि, तंत्रिका ग्रंथि को नष्ट करेगा तो उसको तंत्रिका, देखो इसके टाइप हैं इस रोग के, तंत्रिका कुष्ठ, तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र प्रणाली है उसको डेड करेगा तो उसको तंत्रिका कुष्ठ बोल देते हैं। और जो हमारी मिक्स ग्लैंड, जिसको मिश्रित ग्रंथि बोल देते हैं, जो हमारी मिश्रित ग्रंथि है वो क्या है, पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोल देते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि,
ठीक है। मिश्रित ग्रंथि होगी और अपनी अलग से जो ग्रंथियां हैं, बहुत सारी मास्टर ग्रंथि होगी, ठीक है। लीवर भी क्या है, ग्रंथि है। ऐसी बहुत सारी हमारी क्या है, ग्रंथियां हैं। वो कितनी ग्रंथि होती हैं, मतलब अश्रु ग्रंथि, जिसको बाह्य ग्रंथि बोल देते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोल देते हैं, अंतर ग्रंथि बोल देते हैं। जब आपको ग्लैंड्स कराई जाएंगी उनके बारे में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो अभी ध्यान रखिए, तंत्रिका, तंत्र ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, उसके बाद ग्रंथि, अंतस ग्रंथि, ठीक है। तो इन ग्रंथियों को क्या करेगा, ये नष्ट करेगा। जब तंत्रिका ग्रंथि को नष्ट करेगा तो तंत्रिका कुष्ठ बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथि को प्रभावित करेगा तो मिश्रित ग्रंथि कुष्ठ रोग। अगर किसी ग्रंथि को करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रंथि कुष्ठ रोग। ये 3 प्रकार के रोग हैं दोस्तों। अब देखो उपचार में अगर बात करें, देखो ये तंत्रिका पता चल गया हमें, जीवाणु पता चल गया, लक्षण पता चल गया, प्रभावित अंग का पता चल गया। तो उसके बाद क्या है कि उपचार में आज के टाइम में तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन, एंटीबायोटिक आ चुकी हैं। पहले डेप्सोन नाम की क्या थी, दवाइयाँ थी, क्या थी, डेप्सोन नाम की मेडिसिन थी, क्या थी, डेप्सोन नाम की मेडिसिन। और आज के टाइम में तो बहुत सारे, जैसे रिफेमेम्पिसिन, लिखिए रिम्फेसिन, रिम्फेमिसिन नाम की भी दवाई आ चुकी है। क्लोरोफाजीमाइन नाम की भी दवाई आ चुकी है। क्लोरोफाजीमाइन, ये भी क्या है, दवाई आ चुकी है दोस्तों। और इनके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाई हैं दोस्तों। एमटीडी का मतलब क्या है, एमटीडी मेडिसिन को बोल देते हैं मल्टी ड्रग्स मेडिसिन। मल्टी ड्रग्स, एमटीडी मेडिसिन को क्या बोल देते हैं, मल्टी ड्रग्स। या फिर बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक भी हैं, क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन। देखो रिम्फेमिसिन, पहले क्या डेप्सोन नाम की दवाइयाँ थी, अब तो बहुत सारी दवाइयाँ आ चुकी है। रिम्फेमिसिन भी आ चुकी है, क्लोरोफाजीमाइन भी आ चुकी है, और एमटीडी, मल्टी ड्रग्स भी बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग्स। एमटीडी, देखो एमटीडी अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो मल्टी ड्रग्स थेरेपी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। याद रखना, एमटीडी के बारे में पूछे तो एमटीडी को क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग्स थेरेपी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। तो एमटीडी ये भी इसके यूज में आ जाती है। और दूसरा क्या है, मल्टी ड्रग्स बहुत सारी बीमारियों के लिए यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी हैं, जी मैंने बताया था बहुत सारी ऐसी, क्लोरोक्विनामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, थ्रोमोसिन, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ एंटीबायोटिक के रूप में हैं जो इसके यूज़ के लिए बनाई गई हैं। और बहुत सारी अन्य बीमारियों के लिए भी एंटीबायोटिक बनाई गई है दोस्तों। उसके बाद जो हमारी ये कोर्स है, इस कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए, ये कुष्ठ रोग पहले बहुत महात्मा गांधी के टाइम 1954 के समथिंग और 1950 के समथिंग ये रोग बहुत तेज़ी से फैला हुआ था दोस्तों। जिस टाइम अंग्रेज़ों का राज था यहाँ पे, उस टाइम बहुत इतना तेज़ी से फैल रहा था। उस टाइम में मतलब जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता था उससे घृण करने लगते थे कुष्ठ रोग से, मतलब उसके पास जाते नहीं थे, उससे दूर रहना शुरू कर देते थे लोग। तो दोस्तों तो इसमें क्या है, जिसको ये कुष्ठ रोग हो जाते हैं, अलग अलग टाइप के 3 टाइप के कुष्ठ रोग है, ग्रंथि कुष्ठ रोग हो गए, ठीक है ना, या फिर तंत्रिका कुष्ठ रोग हो गए। इसमें से 2 टाइप के थे, कोर्स होते थे। एक तो 6 मंथ का होता था, एक 12 मंथ का होता है कोर्स, मतलब टैबलेट लेनी होती है दोस्तों। अब देखो जो 6 मंथ का है उसको बोल देते हैं पोसीबैसिलरी। क्या बोल देते हैं, पोसीबैसिलरी। पोसीबैसिलरी डिसीज़ बोल देते हैं इसको। और जो 12 मंथ का होगा
इसके आगे क्या लगाया जाएगा, मल्टी में एक से ज़्यादा होती हैं उसको पोसिबैसिलरी। ठीक है, 6 मंथ की टैबलेट किस बीमारी के लिए, किस कुष्ठ रोग के लिए, तो पोसिबैसिलरी नाम की जो कुष्ठ रोग होगा उसके लिए 6 मंथ का ट्रीटमेंट चलेगा, और जो मल्टी पोसिबैसिलरी होगा उसको 12 मंथ के लिए क्या होगा, ट्रीटमेंट चलेगा। दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, इसका नाम हैंसिंग रोग क्यों पड़ा है याद रखिए, और कब पड़ा, 1873 में। इसकी किस खोज की थी, इस जीवाणु की खोज की थी, भी इसके नाम से इसको ये पड़ा है। अब दोस्तों बात करें हम थोड़ी सी ये जो महात्मा गांधी के टाइम की बात करें, तो महात्मा जो कुष्ठ रोग किस दिन मनाया जाता है, याद रखिए भारत के अंदर। दोस्तों भारत के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ जीएस की भी तैयारी हो रही है आपकी। तो भारत के अंदर कुष्ठ रोग दिवस, भारत में कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। दोस्तों 30 जनवरी को ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी ने जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ा में थे, इस रोग से ग्रस्त थे, उनके लिए मदद की थी। गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी याद रखिए, गांधी जी की क्या है, पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि है दोस्तों। क्या है, पुण्यतिथि है, किसकी, गांधी, महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की क्या है, पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को हर साल ये रोग दिवस मनाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में आया, कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, और कन्फ्यूजिंग के लिए पूछा जाता है। मैं बताऊंगा कैसे कन्फ्यूजिंग होती है। अगर बात करें भारत की, तो वो कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। किसको, 30 जनवरी को, हर साल 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि। तो गांधी जी की पुण्यतिथि क्या है, 30 जनवरी है, और 30 जनवरी को हर साल क्या है, कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। अगर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी ने लोगों को जागरूक किया था। उस टाइम में गांधी जी ने क्या किया था, लोगों को जागरूक किया था, और साथ में रोगग्रस्त व्यक्ति हैं जो इस रोग से पीड़ा में हैं, उनकी बिल्कुल हेल्प की थी, मदद की थी। इसलिए जितने कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है गांधी का, इसलिए ही मनाया जाता है क्योंकि उस टाइम उन्होंने जागरूक किया था, और किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो या भेदभाव ना करें, इस प्रकार से उन्होंने व्यक्तियों को जागरूक किया था। इसलिए इसकी भारत में पुण्यतिथि, गांधी जी की पुण्यतिथि पे 30 जनवरी को हर साल क्या है, कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व विश्व कुष्ठ रोग दिवस, यही तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों। या तो पूछ लेते हैं भारत का, या पूछ लेते हैं विश्व का। तो विश्व कुष्ठ दिवस अब इसकी बात करें तो दोस्तों लगभग 1954 में शुरुआत की थी इस रोग की। 1954 में जो 1954 के आसपास शुरुआत या इसकी दिवस की स्थापना की थी भी, ये इस दिवस को ये रोग मनाया जाए। ठीक है, तो एक फ्रांस का साइंटिस्ट था, एक फ्रांस का व्यक्ति था, समाज सेवी व्यक्ति था। कहाँ के, फ्रांस के व्यक्ति थे, फ्रांस के समाज सेवी व्यक्ति थे जो जिनका नाम क्या था, राउल फ्लेरो नाम के, कहाँ के थे, फ्रांस के थे, एक समाज सेवी व्यक्ति थे। उस व्यक्ति का क्या नाम था, राउल फ्लेरो था। इन्होंने 1954 में इसकी स्थापना की थी, इस रोग दिवस की। मतलब इन्होंने भी क्या किया था, इस रोग से व्यक्ति मतलब भेदभाव पैदा कर रहे थे, एक दूसरे से दूर जाते थे, घृण करते थे। तो लोगों को, बहुत सारा लोगों को क्या किया था, इन्होंने जागरूक किया था इस व्यक्ति ने।
राहुल फ्लोरो नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, लोगों को जागरूक किया था, इन लोगों को बताया, उनको समझाया कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार 1954 के बाद इस रोग की स्थापना कर दी थी, मतलब इस रोग को मनाने लगे थे। कब मनाने लगे थे ये भी नोट करो। अगर विश्व की बात करें तो हर जनवरी का, हर साल जनवरी के अंतिम रविवार, हर संडे भाई। तो जो राहुल फ्लेरो है ये भी क्या, एक समाज सेवी व्यक्ति थे। इन्होंने कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक किया था कि इनका मतभेद नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं पैदा करना चाहिए, इनकी हमने मदद करनी चाहिए। और बहुत व्यक्तियों की इन्होंने किया था, इलाज भी किए थे, डॉक्टर भी थे और इनका बहुत अच्छे से इलाज किया था, अपना खुद का समझ के। और इन्होंने भेदभाव भी नहीं किया और व्यक्तियों को बहुत सारों को क्या है हेल्प करने के लिए जागरूक भी किया कि मदद कीजिए और ये जल्दी रोग भी ख़त्म होगा। तो उस टाइम में ये बहुत तेज़ी से फैला हुआ था। तो इसलिए हर साल राहुल फ्लोरो ने जो 1954 के बाद इस साल हर साल रविवार, हर जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व दिवस मनाया जाता है। कौन सा? कुष्ठ रोग विश्व दिवस, विश्व कुष्ठ रोग बोल देते हैं इसको। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है तो वो याद रखिए, जनवरी के हर अंतिम रविवार को। अगर बात करें भारत में कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है तो जनवरी के 30 जनवरी को, हर साल 30 जनवरी को भारत में गांधी जी की पुण्यतिथि भी, क्योंकि भारत में जितने व्यक्ति रोग से ग्रस्त थे उनकी बहुत सारी क्या करी थी, मदद की थी इलाज के लिए और लोगों को जागरूक भी किया। अगर विश्व की बात करें तो राहुल फ्लेरो थे। और ये जो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग दोस्तों थोड़ी सी डिटेल, अगर थोड़ा हाई लेवल में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए जैसे यूपीएससी या फिर किसी प्रकार सिविल एग्ज़ाम में, तो जो कुष्ठ रोग है दोस्तों, तो कुष्ठ रोग लगभग 600 से ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में भी ये रोग की मतलब क्या है, मतलब इस रोग के बारे में जानकारी मिली है। तो जानकारी मिली है इस जानकारी दोस्तों क्या है, जानकारी 600 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह से 600 साल पहले की बात है ना। तो उसमें 600 साल और 300 ईसा पूर्व पहले की बात है दोस्तों। उसमें क्या है, जानकारी मिली थी, किन ग्रंथों में मिली थी, नोट कीजिए। वो ग्रंथ थे, कौन कौन से ग्रंथ थे? एक तो सुश्रुत ग्रंथ था। कौन सा? सुश्रुत ग्रंथ। और दूसरा कौन सा था? चरक संहिता। सुश्रुत संहिता या फिर चरक संहिता। चरक सुश्रुत संहिता और चरक संहिता। सुश्रुत, ये दो ऐसे ग्रंथ थे, चरक संहिता और सुश्रुत ग्रंथ था, जिनमें इस कुष्ठ रोग की क्या है, जानकारी मिली थी। मतलब 600 ईसा पूर्व की बात करें तो उसमें भी क्या है, सुश्रुत और चरक संहिता में भी इसके बारे में क्या, कुष्ठ रोग के बारे में बताया गया, जानकारी मिली थी। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया रोग था हमारा, ये कंप्लीट हो चुका है। और इससे अलावा कभी भी देख लेना, इससे अलग कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। वो एग्ज़ाम चाहे आपका रेलवे का हो या आपका एसएससी का हो या आपका किसी भी टाइप, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, इससे कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। कल करेंगे हम वायरस। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हर प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हम चैनल के बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें। और आप इस चैनल के माध्यम से, जैसे आपको ये जीवाणु के बारे में पढ़ाया है, इसी प्रकार आपकी पूरी साइंस कंप्लीट है, वनस्पति विज्ञान हो या आपकी ब्रह्मांड के बारे में हो या आपकी भूविज्ञान हो या आपकी बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान, या आपके मैथ हो, मैथ में आपका ज्योमेट्री हो, ट्रिगो हो, अर्थमेटिक हो या अलजेब्रा हो, या फिर आपका जो रीजनिंग है कंप्लीट, बिल्कुल आपको एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के आपको ये करने हैं और किस टाइप से एग्ज़ाम में आगे बढ़ के आएंगे, सब प्रकार के आपके टाइम टू टाइम आपको समझाया जाएगा और प्रैक्टिस करवाई जाएगी दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।